नमस्कार दोस्तों। तो विलेजर्स क्लब के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आपके प्यार की बहुत ज़रूरत थी और आपने वो प्यार दिया और आज हम इस मुकाम पे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल आने ही वाले हैं, इनफैक्ट आ गए। तो आज जो हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो डीन कमेटी की रिपोर्ट है, 6 डीन कमेटी की रिपोर्ट, उसमें एक हमारा एक नया टॉपिक ऐड हुआ है कम्युनिकेशन का, यानी कि संचार तंत्र का। तो उसको लेके थोड़ी सी उथल पुथल है कि यार ये क्या नया ऐड हो गया, कम्युनिकेशन कब से आ गया, वो उसमें इंग्लिश ग्रामर का भी पार्ट है। तो उसको लेके थोड़ी सी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को खासकर दिक्कत रहती है, क्योंकि आता भी फर्स्ट सेमेस्टर में ही है ये। अब एग्जाम सर पे है, सिलेबस बहुत सारा है, जिसमें कम्युनिकेशन वाला भी पार्ट है, जिसमें ग्रामर वाला भी पार्ट है, उस सबको कवर करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर दूं कि ये जो क्लास होने वाली है, ये कंप्लीट क्लास होने वाली है। कंप्लीट क्लास से मतलब ये है कि इसमें सिलेबस के हर एक बिंदु को एग्जाम के हिसाब से कवर किया जाएगा। ठीक है, आप चाहे पीवाईक्यू देख लेना, इसको करने के बाद यहाँ पर एग्जाम देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये भी तब जब आपको सिर्फ एक ही वीडियो में सब कुछ मिलेगा, थोरली मिलेगा, अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और आप सिर्फ इस वीडियो को करने के बाद, भाई अब चाहे जिन्होंने पढ़ा हुआ है चाहे नहीं पढ़ा हुआ, फर्क नहीं पड़ता। भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो देखनी देखनी है, लेकिन जिनका पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ 4 चीजें नई सीखने को मिलेंगी। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, जिसने शुरू से पढ़ाई करी है, तैयारी करी है, इसको पहले से पढ़ रखा है चाहे नहीं पढ़ रखा, इररिस्पेक्टिव आपको ये वीडियो देखनी है। ठीक है, ये एक मैराथन क्लास होने वाली है, या उसको वन शॉट बोल लो, जिसके अंदर हम पूरी आज इंग्लिश को, आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं। और आपको इसके अलावा कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, ना कुछ पढ़ने की जरूरत। उसके बाद आप देखोगे कि ये पढ़ने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा सारे जितने भी वीवाईक्यू आए हैं, है ना, जितने किस ईयर में आए, वो सारे आपको ये देखने के बाद सारे उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपने इतने दिन जो मेहनत नहीं की या कम की है, वो यहाँ पे कंपनसेट हो जाएगी। अब ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप इसको कितना ध्यान से देखते हैं, कितना समझते हैं। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ओपन टू ऑल है। ठीक है, विश्वास रखना है आपको कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बशर्ते आप समझ के पढ़ें, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ी सी ऐसे बात करते हैं पहले तो, कि जो डीन कमेटी ने अगर ये रिपोर्ट दी है हमको कि कम्युनिकेशन वाला, जो इंग्लिश में कम्युनिकेशन वाला अगर कोई टॉपिक ऐड किया है, कोई सब्जेक्ट ऐड किया है, कोई यूनिट ऐड करी है, तो कुछ सोच समझ के करी होगी। तो ऐसा क्या है कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में इसको ऐड करने की कहाँ जरूरत पड़ गई? क्या आपने सोचा है कभी कि क्या ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसको हमको बाकी के सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है और बस एग्जाम पास करना है? एक रणनीति तो ये होती है कि मैं तो इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मुझे तो इतना पढ़ा दो जिससे मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए, मैं पास हो जाऊं, बस बात खत्म। अधिकतर लोग यही सोचते हैं। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ठीक है, उतना तो आप करो, है ना, उतना तो आप मानो कि इससे एग्जाम तो पास होना ही होना है, वो तो आपका गोल है ही। लेकिन इस टॉपिक को, जो कम्युनिकेशन नाम की चीज है ना, अगर आपने इसको समझ लिया अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम, एग्जाम से भी आगे जाके अगर आपने इस टॉपिक को सीख लिया ना, तो आपके जीवन में ये चीज बहुत काम आने वाली है। कैसे काम आने वाली है, मैं एक एक चीज पे भी चर्चा करूंगा। आप जानोगे कि ये सब्जेक्ट को क्यों ऐड किया गया, ये टॉपिक क्यों दिया जा रहा है, ये टॉपिक हमको कॉलेज में आते ही क्यों पढ़ाया जा रहा है ना, क्या है ऐसा कम्युनिकेशन में, क्यों सिर्फ इसको एग्जाम तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, क्यों इसको सिर्फ एक एग्जाम में नंबर लाओ पास हो जाओ तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट आपकी करिकुलम में नहीं भी है ना, तो मैं सबको कहूंगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी स्ट्रीम का, कहीं का भी है, कि इसको जरूर पढ़ो। क्यों पढ़ो, इसका महत्व भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि जो हमारी डीन कमेटी ने सिलेबस में ऐड क्या किया, आपको पढ़ना क्या है, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा इसको अपने पास ओवरव्यू तो होना चाहिए ना, हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, क्लास लंबी होगी तो तसल्ली रखना। ये वो सिलेबस है, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, जो आपको प्रोवाइड किया गया है। देखो क्या है, पहले सिलेबस को ही समझते हैं। ये है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स नाम से इन्होंने
ये हमको प्रोवाइड करवाया है। और इसमें क्या क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, पहले तो जैसे जो मैंने अभी कहा कि इसको दिया ही क्यों है ना, इसको क्यों ऐड किया, तो उन्होंने इसका ऑब्जेक्टिव भी बताया है हमको। उन्होंने कहा है टू एक्वायर कंपिटेंस इन द ओरल, written and non-verbal communication, develop strong personal and professional communication and demonstrate positive group communication। क्या मतलब है इसका, कि इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है ताकि आप कंपिटेंट हो जाए, मतलब समर्थ हो जाए, ओरल यानी कि बोलचाल की भाषा में, रिटन लिखित में, कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, है ना, नॉन वर्बल यानी कि आप बोल नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो, लेकिन अपने हाव भावों से किसी को बता रहे हो, ठीक है, एक्सप्रेशन भी तो अपने आप में एक लैंग्वेज है, वो एक्सप्रेशन वाली लैंग्वेज में। और आप डेवलप करवाओ स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, क्योंकि कॉलेज के बाद जब आप कहीं नौकरी करोगे या आपकी एक जो पर्सनैलिटी होती है वो बेहतर हो, क्योंकि जो इंसान अपने आप को जितना अच्छा रिप्रेजेंट करवा पाता है ना, उसकी छवि उतनी ही अच्छी बनती जाती है, ठीक है। उसको डेमोन्स्ट्रेट करो पॉजिटिव ग्रुप कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन को एज अ पॉजिटिव ग्रुप कम्युनिकेशन, मतलब हमें गलत चीजों के हिसाब से या नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए इसको यूज नहीं करना है। तो ये तो उद्देश्य होगा कि इस उद्देश्य के साथ इसको ऐड किया, और किया जाना भी चाहिए। आजकल कम्युनिकेशन, मैं तो ये कहता हूं कि कम्युनिकेशन स्कूल टाइम से होना चाहिए, इनफैक्ट आप आज तक करते हुए आ रहे हो, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास ये मौका मिला है तो आप तो फॉर्च्यून इनफ हो कि आपको ये पढ़ने का मौका मिला है, तो आप इसको सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, आप इसको एक जीवन शैली की तरह पढ़ना है ना, समझना, भले एग्जाम हो जाए उसके बाद भी इसकी किताब उठाना और देखना। एग्जाम एक बार पास कर लो, आपको लगता है समय नहीं है अभी क्या क्या देखेंगे, तो आप एक बार एग्जाम सुझाने दो, उसको अपने जीवन में उतारना, आप देखना आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाएंगे, आप एक बेहतर पर्सन उभर के आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें क्या थ्योरी है इसकी, कम्युनिकेशन की प्रोसेस, कम्युनिकेशन की क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस, क्या प्रोसेस रहती है, कि मैजिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनसे हमको बात करने में मजा आता है, देखा होगा, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो, हमारी दोस्ती उन लोगों से ही होती है जिनके साथ हमको बात करने में मजा आता है, या जो हमारे जैसे होते हैं, तो हम उनसे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर पाते हैं। जैसे हम घर पे देखते हैं, जैसे हम जिस परिवेश से आते हैं, मान के चलो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे घरों में आपने देखा होगा, हम अपने फादर या मदर से बहुत सारी चीजें, एक कम्युनिकेशन गैप रहता है, हम बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर पाते हैं, है ना, खासकर पिताजी से। हम, आपने कभी अपने पिताजी को गले नहीं लगाया होगा, उनके साथ नहीं गया, कुछ लोगों के होता है, लेकिन अधिकतर की बात बता रहा हूं मैं। वो कम्युनिकेशन गैप जो हम वर्ड यूज करते हैं वो यही है, क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं जाता, ये हमारे है ही नहीं, हम दोस्तों के साथ चीजें शेयर कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। फिर आता है बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम एंड ओवरकमिंग फियर्स। सेल्फ एस्टीम क्या होती है, अपने आप पे विश्वास रखना, सेल्फ एस्टीम, मेरी खुद की क्या एस्टीम है, और ओवरकमिंग फियर्स, जैसे लोगों को ना बहुत डर लगता है, अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मानिए आपकी कॉलेज है, ठीक है, आपका एनुअल डे हो रहा है, उसमें है ना फ्रेशर्स पार्टी हुई थी, या अभी एनुअल फंक्शन होगा, तो आपको स्टेज पे जाके गाना गाना है, ठीक है, और शर्त यह है कि आपको गाना गाना आता ही नहीं है, तो बताओ आप गाना गाना जाओगे क्या। सिंपल सा जवाब है यार, जब गाना गाना नहीं आता लोग हंसेंगे, बेइज्जती होगी, मैं क्यों गाऊंगा। लेकिन ये चीजें वही डेवलप करती हैं कि भले ही आपको वो चीज नहीं आती, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस इतना है कि आप स्टेज पर चढ़े, आपने उन लोगों को फेस किया जिनका आपको पता था कि आपका मजाक उड़ाएंगे, ये वो वाली स्किल है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, क्लास में टीचर पूछता तो वो आंसर भी नहीं देते, कि उनको बहुत शर्म आती है कि पता नहीं पूरी क्लास में क्या होगा। या आपके साथ कभी ऐसा होता है, जैसे कोई आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आप जैसे ही खड़े हुए बताने के लिए आप भूल गए, या आप स्टेज पे जाके आप कितना भी याद करके जाते हो आप भूल जाते हो, है ना, उसको स्टेज फियर बोल लो, है ना, या स्टेज पे जाके कॉन्शियस होना बोल लो। तो ये सब चीजें तब आती हैं जब आप में इन स्किलों की कमी है, और इन स्किलों को आपकी व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में एड ऑन करने के लिए ही इस तरह की चीजें आपके सिलेबस में, आपके करिकुलम में ऐड की गई हैं, जो कि बहुत शुरू से ही होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका नेचर है, और क्या इसकी प्रोसेस है, ठीक है। और क्या है इसमें, और क्या रहा, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या मॉडल है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल क्या होता है, जो चीज हम बोल के बता सकते हैं, नॉन वर्बल क्या होता है, हम इशारों से भी बता सकते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो, मैं दूर हूं, आपसे काफी दूर हूं, मुझे मेरा दोस्त रास्ते में मिला, बाजार में मिला, मैं दूर हूं, मेरी आवाज उस तक नहीं जाएगी, तो मैं दूर से हाथ लाया, तो भाई कैसा,
उसने कहा बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। तो मैंने सिर्फ उसके हाव भाव से समझा कि उसने मुझे हाँ ऑल गुड सब बढ़िया बोला। लेकिन पास में होता तो मैं उसको ऐसे थोड़ी बोलता कि और कैसा, तो मैं मुंह से बोल के बताता। तो वो तो मेरा हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, और दूर से मैं बात बात कर रहा हूँ सिर्फ हाव भाव से, ठीक है, मेरी भाव भंगमाओं से, तो मैं उसको नॉन वर्बल बोलूंगा। तो यार ये भी तो एक तरीका ही हुआ, ये भी तो कम्युनिकेशन का तरीका हुआ कि मैं अपनी जो चीज है ना, मैं एक सेंडर हूं, मेरी जो बात है मैं सामने वाले तक पहुंचा पा रहा हूं, वो उसको समझ पा रहा है। लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड रीजन बिहाइंड कम्युनिकेशन गैप मिस कम्युनिकेशन। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किन लोगों के साथ दिक्कत आती है? जो लोग खासकर ग्रामीण परिवेश से, या जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, ठीक है, जब वो कॉलेज में आते हैं तो इंग्लिश की जब किताबें पढ़ते हैं, या ऐसे जैसे बहुत सारी डिग्री होती है जो सिर्फ इंग्लिश में होती हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई हुई है हिंदी मीडियम में, आपको हमेशा से ऐसा परिवेश मिला है, चाहे आपने स्कूल में रहा हो, या आप जिस गांव से या जहां से आते हो, वहां आपके आपके पास हिंदी मीडियम वाला परिवेश रहा है, जो आपने बहुत सारी चीज नहीं देखी। तो आपके पास वही लिंग्विस्टिक नॉन लिंग्विस्टिक बैरियर्स आ जाते हैं। जैसे मान के चलो एक इंग्लिश की प्रतियोगिता हो रही है, इंग्लिश पे ऐसे राइटिंग हो रहा है, ठीक है, उस टॉपिक पे अगर आपको हिंदी में बोलने को कहा जाता तो आप बहुत बेहतर लिख पाते। आप इतना लिख पाते, आप 3,000 शब्द का भी उस पर निबंध लिख सकते थे। लेकिन क्योंकि उसकी शर्त सिर्फ ये थी कि इस ऐसे को हम सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे, तो आपके लिए वो जो इंग्लिश है ना, वही लिंग्विस्टिक बैरियर हो गई, कि सिर्फ भाषा की वजह से मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूं। अगर ये इसको ओपन कर दें, हिंदी में कर दें, तो मैं सबसे अच्छा प्रदर्शन करूंगा और इसमें टॉप भी कर जाऊंगा। तो ये लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया, और यही कारण हो जाता है कम्युनिकेशन गैप का। जैसे मान के चलो आप विदेश घूमने गए, या आपने देखा होगा फॉरेनर्स हमारे देश में घूमने आते हैं, तो वो इंग्लिश बोल रहे हैं, या जर्मनी से आए जर्मन बोल रहे हैं, या कोई और भाषा स्पेनिश बोल रहे हैं, ठीक है, फ्रेंच बोल रहे हैं, हमारे यहाँ के हिंदी में बात कर रहे हैं। तो उनके बीच में कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है ना। वो हमारी बात समझ पा रहा है, हम सिर्फ एक्शंस देख रहे हैं, कुछ कह रहा है लेकिन क्या कह रहा है हमें नहीं पता। ऐसे ही उसको लग रहा है कि ये भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या समझा रहे हैं हमको नहीं पता। तो ये लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक बैरियर आ गया वापस। इस वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कि वो कुछ कहना कुछ और चाह रहा था, लेकिन मैंने समझ कुछ और लिया, तो इसको मिसकम्युनिकेशन हो गया। इसलिए वो लोग गाइड वगैरह यूज करते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है और हम क्या कहना चाह रहे हैं, इन दोनों के बीच में सामंजस्य तो हो, तभी तो पता चलेगा। तो ये भी बहुत जरूरी है कि मिसकंसेप्शन ना हो। अगला क्या है? बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। कि सर आपने कॉन्सेप्ट तो बता दिया कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या करना है, लेकिन इसकी क्या स्किल होनी चाहिए जो आप कह रहे हो कि इन स्किल होने के बाद हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी? सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। फिर आता है प्रेसी राइटिंग। आपने कोई ऐसी चीज सुनी होगी ना, जैसे मैं कह रहा हूं कि आप मूवी देख के आए हो कोई सी, ठीक है, या आपने कोई बुक पढ़ ली, चलो मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक मूवी देख के आए, अब मेरे पास टाइम नहीं था मूवी देख जाने के बाद, तो मैं बोलूंगा भाई थोड़ा शॉर्ट में बता देना यार, कोई उसकी कहानी थी शॉर्ट में बता देना भाई, तूने 3 घंटे की मूवी देखी, मुझे शॉर्ट में बता देना यार। या ऐसे कोई बहुत सारा अखबार में बहुत सारा लिख रहा है, तुमको यार मुद्दे मुद्दे की बात बता देना यार, जैसे एग्जाम में करते हो ना, इतनी सारी बुक है, अरे इसमें से वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दो ना यार, गैस पेपर बता दो ना, वही वाली चीज की प्रेसिज राइटिंग, कि इतना बड़े टेक्स्ट में से मुझे प्रिसाइजली कोई चीज बता दो। प्रिसाइजली मतलब मुझे उतना ही बता दो जितना काम का है, जिसमें मेरी पूरी जो टेक्स्ट था उसका उसमें अर्थ निहित हो जाए, कोई भी चीज छूटे नहीं, ये ध्यान रखना। मतलब कम शब्दों में उस चीज को बता दो जिसमें उसका भाव निहित हो जाए, है ना, जिसमें उसकी जो गरिमा है वो निहित हो जाए, लेकिन कम शब्दों में। जैसे शब्द सीमा आती है ना, आप आगे एग्जाम की भी तैयारी करो, शब्द सीमा आपको 50 शब्दों में ही लिखना है, आपको 100 शब्दों में ही लिखना है। अब आपको मान के चलो आता है 1000 शब्दों का, अब मैं इस 1000 शब्दों की चीज को 100 शब्दों में लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या लिख दूं, क्या ऐसे कर दूं शुरू की 10 लाइन लिख दूं बाकी छोड़ दूं? ऐसा नहीं होता। मैं उस 1000 शब्दों की शब्द सीमा को, उसका भाव निकाल के 100 शब्दों में पिरोऊंगा, यही तो स्किल है, इसको प्रेशर राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर वही एब्स्ट्रैक्टिंग समराइजिंग, एब्स्ट्रैक्ट करना किसी को या समराइज करना, वही समरी निकालना, भाई इसकी समरी बता दो। स्टाइल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? करिकुलम वाइट, जिसको अपन सीवी भी बोलते हैं। सीवी क्या होता है? ये वर्ड किसी ने सुना है? सीवी, ये वर्ड किसी ने सुना है? सीवी क्या होता है? सीवी, अगर ये नहीं सुना तो ये सुना है, रेज्यूमे, या ये सुना है क्या, बायोडाटा। इनमें से कोई भी वर्ड सुना है?
ये दोनों चीजें लगभग सेम है, लेकिन मोर जो प्रोफेशनल है वो सीवी है, करिकुलम वाइट है, दूसरी भाषा का शब्द लैटिन का, इसलिए इसका नाम इस तरह से। ये क्या होता है, मान के चलो अब आप जब कॉलेज पास कर लोगे तो आपको नौकरी की जरूरत होगी, ठीक है, आपको नौकरी लगने जाना है, मेरी कंपनी है या मैं आपको नौकरी दूंगा, आप मेरे पास आए कि सर ये है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी इतनी परसेंट इसमें बनी थी, मैं ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, पर मेरे पास तो ऐसे 100 लोग आ रहे हैं रोज, या कोई और ज्यादा होंगे तो 1000 लोग आ रहे हैं रोज, तो मैं किस किस की डिटेल सुनूं और मुझे कितनी तक याद रहेंगी, या कोई नया बंदा आएगा मैं कैसे जानूंगा उसके बारे में। तो मैं कहूंगा भैया अपना सीवी लाओ। सबसे पहले आप कहीं पे भी नौकरी करने जाओगे, अप्लाई करोगे, इनफैक्ट करना तो बात की बात है, तो आपसे सीवी मांगा जाएगा। सीवी का मतलब कुछ नहीं होता, आपकी कुंडली होती है। कौन सी कुंडली? आपकी पढ़ाई लिखाई वाली कुंडली, ठीक है, जन्म कुंडली नहीं, पढ़ाई लिखाई की, जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, क्या काम किया है, कॉलेज वॉलेज सब। तो इसमें कुछ नहीं होता सीवी में। सीवी एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल है, नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपने क्या पढ़ाई की है, पहले तो आप क्यों नौकरी करना चाहते हो, है ना, हम आपको क्यों लें, आप जीवन में क्या करना चाहते हो, वो सब चीजें। फिर आपकी एकेडमिक डिटेल, आपने 10th कब की, कितनी परसेंटेज बने, 12th कहाँ से की, कौन सा स्कूल था, कितनी परसेंटेज बने, और इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा क्या कर रखा है, पढ़ाई के अलावा भी कुछ करते हो क्या, आपकी हॉबी क्या है, ये सब। तो ऐसे करके एक कागज का, आप डिटेल में पढ़ेंगे, ये जैसे ओवरव्यू दे रहे हैं, उस तरह का आएगा, उसी को सीवी, तो वो मैं लेके रख लूंगा, 4000 लोग देंगे आराम से, एक बार में बैठ के देख लूंगा, इसलिए सीवी या रिज्यूमे, ठीक है, ये मोर प्रोफेशनल है। बायोडाटा क्या होता है? यही चीज, जैसे जब आपकी शादी वगैरह होगी तो यही चीज जब आपसे सामने वाले मांगेंगे, ठीक है, उसको बायोडाटा बोल देंगे। उसमें आपके प्रोफेशनल ये चीजें नहीं आएंगी, उसमें ये आएगी भाई आपके क्या नाम है, फादर क्या करते हैं, आप क्या करते हो, तब आपको बायोडाटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप करते क्या हो, तभी तो आपकी शादी होगी, है ना। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक से समझ में आया, है ना। ये चलो अपन वापस चलते हैं, यहाँ तक हो गया करिकुलम, ठीक है। वही इनोवेटिव मेथड टू एंट्रेंस वोकेबलरी, वोकेबलरी अपने शब्दकोश को बढ़ाना। जैसे कोई कुछ लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, या मतलब समझ में आती है, मतलब दो तीन कैटेगरी के लोग होते हैं, देखो दो तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। एक, सर जो इंग्लिश है ना वो हमें समझ में तो आती है पर बोल नहीं पाते, ठीक है, बोलना नहीं आता। कुछ लोग कैसे होते हैं कि सर जो इंग्लिश है हम हल्की फुल्की बोल भी लेते हैं और समझ पूरी लेते हैं, ठीक है, समझ में तो हम अच्छे आते थे, फिर बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, टूटे फूटे शब्दों में। एक लोग ऐसे हैं कि ना तो मुझे बोलना आता, ना मुझे समझना आता, और इससे भी बुरी क्या चीज है कि मैं समझना चाहता भी नहीं हूं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जब ये हो जाए कि मैं समझना चाहता भी नहीं हूं तो दिक्कत है। इन तीनों कैटेगरी वाले लोगों को आराम से इंग्लिश समझ में आ सकती है, बोलना सीख सकते हैं, फ्लुएंट हो सकते हैं। बस ये जो चौथी कैटेगरी है कि जो करना ही नहीं चाहता, जो कोशिश ही नहीं करना चाहता, उसके साथ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है ना। वही वोकेबलरी आप बढ़ाओगे तो आपकी जो बोलने में दिक्कत है, जब आप नए नए शब्द सीखोगे तो आप अच्छी तरह बोल पाओगे, आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है। एनालॉजी क्वेश्चन, एनालॉजी मतलब किसी की किसी से तुलना करके उस तरह के क्वेश्चंस बताना, ठीक है। और आ जाओ, अब ये तो पार्ट हो गया अपना थोड़ा सा कम्युनिकेशन सेट वाला। कम्युनिकेशन एक तो होता है बोल के जो हम बता रहे हैं, एक होते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स। जैसे आप हिंदी भी पढ़ते हो तो हिंदी में जैसे मान के चलो यार, तुमने पढ़ाई तो 5वीं 6ठी या जब थोड़े और समझदार हुए तब आपने ग्रामर वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया था। अपन अपनी भाषा की बात करते हैं, हिंदी की, या आप जो भी लैंग्वेज बात करते हो, लेकिन आप बोलना तो तभी सीख गए थे जब आप 2 साल के थे, 3 साल के थे, तब भी आप उतना ही अच्छा बोल रहे थे, मैं बोलने की बात कर रहा हूँ। तब आपने उसमें ग्रामर और ये सब चीज नहीं देखी, आप हिंदी कैसे बोलना सीख गए? स्कूल तो आप बाद में गए, बोलना तो पहले सीख गए और खूब बढ़िया बोल रहे हो, सब चीजें जानते हो, ये क्या है वो क्या है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चा पहले बोलना सीख जाता है, बाद में समझता है अच्छा इसमें ये रूल था इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले ये पढ़ा, बाद में ये पढ़ेंगे, कि पहले हम सीख जाएंगे फिर हम देखेंगे कि हमने सीखा कैसे। यानी कि इंग्लिश भी अब 2 तरह की हो गई। एक हो गई स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश जो बोलचाल की भाषा में काम आती है, वो इंग्लिश जो एक अंग्रेज का बच्चा
जन्म के कुछ समय बाद घर में रहते हुए भी सीख जाता है, उसे रूल्स नहीं पता ग्रामर के, वो नहीं जानता आर्टिकल क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होती है, प्रेसी राइटिंग क्या होती है। अभी बच्चा स्कूल में एडमिशन भी नहीं लिया, लेकिन वो इंग्लिश फर्राटे बार बोल रहा है और आप पकड़ा रहे हो, वाह क्या इंग्लिश बोल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक लैंग्वेज है। आप भी तो हिंदी बोल लेते हो बिना स्कूल जाए। एक होती है रिटन वाली इंग्लिश, ठीक है। तो जो स्पोकन इंग्लिश है, जो आपने बोर्ड देखे होंगे 30 दिन में इंग्लिश सीखो, 1 महीने में इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलना आना चाहिए, जो गाइड बोलते हैं, वो सब इस पे फोकस करते हैं। वो व्यवहारिक तौर पे इंग्लिश जान रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इसके रूल्स क्या है, उन्हें पता भी नहीं है, बस उनके बोलते हैं और आ जाती है। ये जो रिटन वाला पार्ट है कि हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड कैसे बना है, या और क्या बनाया जा सकता है, या और कितनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया जा सकता है, वो सब ग्रामर का पार्ट है। वो ये सारी चीजें क्या क्या आता है ग्रामर में, बेसिक ग्रामर में, वैसे तो आपने फुल टाइम में ही पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे भी दिया, देखो फंक्शनल ग्रामर में सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो क्या क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, मॉडिफायर्स क्या है, कनेक्टिंग वर्ड्स क्या है, ठीक है, फेज क्लॉज क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजेसिव केस क्या है, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, इफेक्टिव टेंस, और ये सब, ठीक है। तो लगभग लगभग अगर आपको बेसिक ग्रामर आती है ना, तो आपकी रिटर्न वाली पे कमांड हो जाएगी। बेसिक ग्रामर, बहुत हम डीप की एडवांस की बात कर ही नहीं रहे। और ये नहीं भी कम भी आई ना, तो भी आप ये सीख सकते हो। मतलब इंग्लिश बोलना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपको ये रिटन वाली ग्रामर आती है नहीं आती, आप ये वैसे भी सीख सकते हो बिना ग्रामर जाने में, कुछ बेसिक्स रूल के हिसाब से। लेकिन अगर आपको ये आती है तो आप लिखने में भी बहुत अच्छे हो जाओगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये दोनों स्किल्स ही आनी चाहिए। आपको रिटन और स्पोकन आएगी ना, तो आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे, क्योंकि हमारा ओरिजिनल एम इंग्लिश सीखना नहीं, हमारा कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन कोई सी भी भाषा में हो सकता है, ठीक है। तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। सिलेबस में क्या है, सिलेबस दो पार्ट में, एक तो ग्रामेटिकल यानी कि जिसमें हम ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे कि सेंटेंस कैसे लिखते हैं, कैसे स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं, है ना, ये सब। और एक में हम पढ़ेंगे कि जब हमने ये सीख लिया तो हम इसको बोलचाल की भाषा में बोले कैसे। समझ में आई चीजें? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या हेडिंग है, वन शॉट इंग्लिश। इसका मतलब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सिर्फ ये एक वीडियो देखनी है आपको, लेकिन देखनी तसल्ली से, समझ के देखनी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे चले, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं संचार कौशल की अवधारणा। देखो मैंने इसको हिंदी में इंग्लिश में इसलिए रखा है क्योंकि हमारा यहाँ कोई उद्देश्य ये नहीं है कि सब मैं यहाँ इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ मेरा उद्देश्य आपको इसको समझाना है, इसकी समझ विकसित करना है। इंग्लिश लिखी होना या किसी के सामने फ्लॉन्ट करना वो उद्देश्य नहीं है। एक टीचर का सही काम वही होता है, क्योंकि पढ़ाई कम्युनिकेशन रहे ताकि आप उसको समझ पाओ। जब मैं आपको पढ़ाई इंग्लिश रहा हूँ और मैं लिखी इंग्लिश में दूं, तो आपने पढ़ी नहीं तो आप समझोगे कैसे? समझो ना इस बात को। तो पहले तो मैं अपनी देसी भाषा से तो स्टार्ट करूं जिसको हम समझ पाओ। इससे हम धीरे धीरे इंग्लिश की ओर जब आप आगे चलोगे ना, इसी में आगे चलोगे, तो हम पूरी हमारी स्लाइड इंग्लिश में भी मिलेंगी। तो हम शुरुआत अपनी उस भाषा से कर रहे हैं जो हमें आती है। इससे हम धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना, बेसिक टू एडवांस, फर्स्ट से अर्थ तक हम वही वाला काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा सब्जेक्ट? कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन क्या होता है पहले तो ये बताओ। इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं, मेरे हाथ में पेन है, मेरे माइक है, मेरे सामने स्लाइड चल रही है, और मैं कुछ बोल रहा हूं, और इस चीज को आप समझ रहे हो, ठीक है, इस चीज को आप समझ रहे हो। तो क्या मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं? कम्युनिकेट करना मतलब एक देसी भाषा में समझो, बिल्कुल वार्तालाप करना। अगर आप किसी से बातचीत कर पा रहे हो, वही कम्युनिकेशन है। बिल्कुल एकदम देसी भाषा में अपने को समझना है कि अगर मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं, कैसे भी कर रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, आप अपने घर पे बैठ के क्लास देख रहे हो, ठीक है, मैं यूट्यूब पे, आप मुझे देख रहे हो, आप घर पे बैठे हो, मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मेरी बात सुन तो रहे हो, या आपको कुछ कहना तो आपकी बात मेरे तक आ तो जाएगी। इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब एग्जाम में तो ये तो होगी समझने वाली बात, अब एग्जाम में थोड़ा कैसे लिखना है वो भी देख लेते हैं। देखो, संचार कौशल, संचार का मतलब कम्युनिकेशन, संचार को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं, और कौशल का मतलब स्किल्स, ठीक है, कि आप में क्या कौशल है। इसमें दो शब्द हैं, पहला है संचार यानी कि कम्युनिकेशन, और दूसरा है कौशल यानी कि स्किल, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कम्युनिकेशन है, एक स्किल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अभी?
तो हुआ क्या, इसको संचार कह लो या संप्रेषण कह लो, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेश स्रोत से श्रोता की ओर, स्रोत क्या है, जो कुछ मैसेज भेजने वाला है या जो कुछ कोई बोलना चाह रहा है, श्रोता कौन है, सुनने वाला, स्रोत मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, कि जिसके द्वारा कोई संदेश है, कोई मैसेज है जो स्रोत से श्रोता की ओर हस्तांतरित, हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर, हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर होता है, ठीक है। जबकि ये तो हो गई कम्युनिकेशन की बात, ठीक है। अब अपन बात करें कौशल क्या होता है, कौशल यानी मैं आपकी स्किल, कि उसमें क्या उतनी योग्यता है कि उस प्रशिक्षक, उसमें क्या इतनी योग्यता है कि उस प्रशिक्षण से जो उसको प्राप्त हुआ है और किसी समस्या का समाधान कर सके। भाई कम्युनिकेशन मैं कहूं कि आपको सिर्फ बोलना है तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आप बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे, बस दो का पाड़ा बोल रहे हो साहब, 5 शब्दों के जानवरों के नाम बोल दिए, पर इससे कुछ मतलब निकल रहा है क्या? अरे आपके कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब उसका कोई सेंस तो निकले, तो आपके अंदर वो स्किल तो हो। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे जो कम्युनिकेशन है वो आपको पढ़ाने की दिशा में है, कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगर आप सामने नहीं हो तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? मैं अगर अकेला कमरे में खड़ा खड़ा बोलता ही रहूं तो मैं किसको बोलूंगा? उस कम्युनिकेशन का कोई सेंस बनता है क्या? मैं दीवारों को समझाऊंगा बस, वो कोई सेंस नहीं है। तो वहां पे स्टूडेंट हो सामने तो मेरी वो योग्यता है कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आया? चलो ये तो बहुत बेसिक सी बात हुई, थोड़ा आगे चलते हैं कि संचार, अच्छा ये जो हमको इसकी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी क्यों रही, हम इसको इतना क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि साहब सब्जेक्ट में भी डाल दिया और इसमें इतना पढ़ना भी पड़ रहा है, इसका एग्जाम भी देना पड़ रहा है, और लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन आना चाहिए, नहीं तो ये है वो है, क्या है ऐसा? तो देखो कम्युनिकेशन की क्लास पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें पहले बता देता हूं जिससे हम रिलेट कर पाएंगे पूरी क्लासेस को ना, आगे तक हम पढ़ेंगे तो उस पूरी क्लासेस को हम रिलेट कर पाएंगे। कैसे? आप इसमें ऐसे मान कर चलो, जब भी मैं बोलूँ ना सेंडर, यानी कि किसी को कम्युनिकेट करना है, ठीक है, किसी को किसी से बात करनी है, तो आप अपने आप को इमेजिन कर लो, जब भी मैं बोलूँ कि हमें कम्युनिकेट करना है, हमें अपना मैसेज किसी को बोलना है, हमें किसी से बात करनी है, तो वहां आप अपने आप को, खुद को इमेजिन कर लो, खुद को मतलब सेल्फ को इमेजिन करो कि उस जगह पे आप हो, आप जो भी हो अपने आप को इमेजिन कर लो कि सर मेरी बात कर रहे हैं, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं, और जिससे बात करनी है किसको इमेजिन करना है वो आपको पता है, कौन है वो है खास आदमी, वो खास शख्स। अब खास कोई भी हो सकता है, वो तो आप जानो, देखो वो मुझे नहीं पता। जब भी मैं बोलूँगी कम्युनिकेट करना है तो यहाँ आप बोलोगे कि मैं खुद हूँ, जिसको बात किसको बोलना है, जो आपके ख्वाबों में आता है, जो आपके खास आदमी है जिससे आप बात करना चाहते हो, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना, उससे सारी चीजें भी आपको समझ में आएंगी। देखो कैसे, सबसे पहले जो कम्युनिकेशन है हमारे करियर के लिए बहुत आवश्यक है। भाई करियर है तो सब कुछ है। करियर कैसे? कि छात्र को सफल भावी करियर के लिए पढ़ना भी है, लिखना भी है, सुनना भी है, प्रभावी प्रस्तुतिकरण देना आवश्यक है। इसका क्या मतलब हुआ सर? कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन जब घर पे आके हमें उस पढ़ाई का कोई यूज ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं पढ़ के आया, किसी ने मुझसे पूछा कि यार ये क्या होता है, मान के चलो कि मुझे यही बता दो आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। अब मैंने कहा यार पढ़ा तो मैंने बहुत था लेकिन मैं इसको बता ही नहीं पा, बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसे बोलते हैं कि मुझे आता है पर मैं ना समझा नहीं पा रहा हूँ। तो बताओ ऐसे इंसान का फिर क्या मतलब? चाहे मेरे अंदर कितना भी ज्ञान है लेकिन अगर मैं ज्ञान में आप तक ढंग से नहीं पहुंचा पा रहा हूं तो बताओ क्या करूंगा? तो एक स्टूडेंट होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आपने जितना पढ़ा है लिखा है उसका आपको अच्छे से, अपने अच्छे करियर के लिए आपको उसको पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उसको डिलीवर करना आना चाहिए। क्यों? आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी चाहिए। आप देखते हो ना बड़े बड़े प्रभावी लोगों को देखते हो तो उनकी प्रेजेंटेशन स्किल कितनी अच्छी होती है, जब बड़े बड़े मंचों पे वो भाषण देते हैं उनके चेहरों पे क्या कॉन्फिडेंस होता है, क्या तेज होता है। तो उनके अंदर वो स्किल्स है तो सही, तो उनकी वो कम्युनिकेशन स्किल है। अच्छा कर्मचारी की प्रेरणा, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप देखोगे कि पढ़ाई तक तो ठीक था लेकिन अगर आपको एक अच्छा काम करना है ना तो आपको अपने साथियों के साथ, आपको अपने बॉस के साथ, आपको अपने से निचले स्तर जो आपके सबॉर्डिनेट है अधीनस्थों के साथ एक अच्छी ना ट्यूनिंग होनी चाहिए। और ट्यूनिंग उसी इंसान की अच्छी होती है जिसको बोलना बहुत अच्छा आता है। बोलने का मतलब सार्थक बोलना, अनावश्यक बोलना नहीं। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत बोलते हैं, हम बोलते हैं बड़ बोला है या ये तो फालतू की बात करता है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, वो भी कोई काम का नहीं है।
जो बोलना जानता हो, लेकिन क्या बोलना है, किस जगह बोलना है, किसको बोलना है, उसे वो पता हो, वही एक अच्छा कम्युनिकेटर है। ठीक है, तो आपकी नौकरी में भी कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। देखो आपके, ये तो हो गई आपकी अभी जो कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी बात, वहां तो है ही है। इसके बाद जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो वहां पे भी ये सब्जेक्ट काम आएगा। इसलिए मैंने कहा ना, ये आपकी जिंदगी की जीवन शैली का सब्जेक्ट है, ये कोई एक सिर्फ एग्जाम पास करने की विषय नहीं है। अच्छा मान के चलो किसी ने नौकरी नहीं की, साहब मेरे तो खुद का वो है, धंधा है, मैं तो बिजनेस करूंगा, तो बिजनेस में तो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपने देखा सेल्समैन होने के लिए आपके अंदर बहुत बड़ी स्किल होनी चाहिए। वो जैसे फेमस डायलॉग आपने देखे होंगे ना, कि सेल मी दिस पेन, इस पेन को मुझे बेच के दिखाइए। तो उसके अंदर कितनी नई नई आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, या आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप उस चीज को बेच पाओ। तो देखो बिजनेस में वही लोग सरवाइव करते हैं या बड़े बनते हैं जिनको, जिनका कम्युनिकेशन प्रभावी होता है। कम्युनिकेशन प्रभावी होने से मतलब जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं। जैसे आपका फेवरेट एक्टर है, आप उसको देखना पसंद करते हो, है ना। कोई आपका फेवरेट सिंगर है, आपको फेवरेट सिंगर क्यों लगता है? आपको उसकी आवाज अच्छी लगती है, आपको उसको सुनना पसंद है। ठीक है, तो वो भी तो कम्युनिकेशन का मीडियम है। हो सकता है जो मुझे अच्छा लगता है वो आपको अच्छा नहीं लगे, ऐसा। ठीक है, निर्णय लेना। अच्छा, अब मान के चलो जीवन में बहुत सारे निर्णय हैं जो आपको लेने हैं। मान के चलो आपको ये करना है कि मुझे नौकरी करनी है, तो मैं किस जगह करूं। अब आप किसी से बात ही नहीं करते हो, है ना, ना किसी से बात करना चाहते हो, ना आप उसको समझा पाते हो मैं कहना क्या चाहता हूं, तो आप अकेलापन महसूस करोगे। ठीक है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं खुलकर बात करो, जो भी है उन लोगों से करो जो आपको लगता है कि आपकी बात समझेंगे, आपको जज नहीं करेंगे, और आपको सही राह दिखाएंगे। जिसमें आपके माता पिता सबसे टॉप पे आते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोचता। अपने माता पिता की इस दुनिया में सबसे ज्यादा आप इज्जत करो। ठीक है, बाकी सब सेकंड नंबर पे। आप उनसे खुलकर बात करो। कुछ बैरियर्स हैं हमारे समाज में कि हम, बहुत बार कम्युनिकेशन गैप होता है, उन चीज मुद्दों पे बात नहीं करते, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको अपने करियर को लेके आप क्या फील करते हो, आप जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या नहीं पढ़ना चाहते, क्या नौकरी करना चाहते हो, वो सब खुल के अपने घर पे बात करो। अगर आपने खुल के बात कर ली ना, आपकी आधी सी स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाएगी ना, आप कभी डिप्रेशन में जाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, और ना केवल डिप्रेशन में जाओगे, डिप्रेशन तो दूर दूर तक नहीं आएगा, लेकिन आप एक बेहतर निर्णय भी ले पाओगे, है ना। इसलिए बात करना सीखो, अच्छी बात करना सीखो, अच्छे लोगों के बीच में बैठ के डिस्कशन करना सीखो, तभी जाके तो आप अपने अंदर एक बहुत अच्छे जो स्किल सेट है वो डेवलप करोगे। ठीक है, अच्छा ये तो आपने खूब ही देखा होगा साहब, विवाह समाधान, लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती यार। हर दूसरी तीसरी जगह पे आप किसी गली मोहल्ले में चले जाओ, किसी भी क्लास में चले जाओ, किसी कॉलेज में चले जाओ, लड़ाइयाँ होती रहती है। अच्छा क्या होता है, आपने जनरली क्या देखा लड़ाइयों में? लड़ाइयों का नतीजा क्या होता है? पहले दो पक्ष है या कोई दो लोग ही मान लो, मान के चलो आपके और आपके दोस्त में लड़ाई हो गई, पहले आप खूब लड़ लेते हैं, फिर कोई एक तीसरा बंदा आता है जो दोनों को बैठा के समझाता है कि ये अच्छी बात नहीं है, ये ऐसे यार हो जाता है, ये हो जाता है, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, ये सब हो जाता है। मतलब राजीनामा कर लिया। उस राजीनामा का ही नाम तो वो है कम्युनिकेशन, कि जो राजीनामा कराने वाला है वो आपसे बेहतर कम्युनिकेटर है, वो बेहतर अपनी बातों को आप तक रख पा रहा है, उसकी बातों को आप सुन रहे हो, उसकी बात आपको अच्छी लग रही है, उसकी बातों को आप दोनों ही पक्ष मान रहे हो, और दोनों पक्ष है ना वो राजीनामे पे समझौता कर रहे हो, तो इसका मतलब वो एक अच्छा कम्युनिकेटर हुआ। तो आपके तो जैसे घर में, परिवार में, आपके पर्सनल लेवल पर कहीं पे भी कोई समस्या भी आ रही है, कोई विवाद भी हो रहा है, और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, तो आप तो वहीं सुलझा लोगे। लेकिन जो बोलता नहीं है, बस अंदर ही अंदर गुस्सा करता है, उसकी फिर लड़ाई होती रहेगी। ठीक है, सोचो ना, सिर्फ एक कम्युनिकेशन अच्छा होने से मेरे जीवन की कितनी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। मेरा करियर सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं जिस नौकरी में काम करूंगा वहां मेरा वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा बिजनेस बहुत आगे तक ग्रो कर जाएगा। ठीक है, मैं जीवन में कोई डिसीजन लेने वाला हूं तो मैं चार लोगों से डिस्कस करूंगा, एक बेहतर डिसीजन ले पाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही कोई मेरे साथ समस्या आई, किसी से लड़ाई हुई, कोई विवाद हुआ, तो मैं उस विवाद का भी समाधान कर पाऊंगा। तो देखो, एक तीर से हमने कितने निशाने कर लिए। तो बताओ अब ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट अपने को सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए? समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट चले, आ रहा है समझ में? समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल अपन रो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत हो बता लो। नेक्स्ट देखें, संचार कौशल के प्रकार। देखो पहले ऊपर ले आते हैं इसको, यहाँ लगा देते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस सर आपने बता तो दिया कि कम्युनिकेशन ये होता है, कम्युनिकेशन वो होता है,
पर कितने तरीके का होता है, कैसे होता है, वो तो प्रोसेस तो बताओ। चलो हम मोटिवेट तो हो गए, हमें ये आत्मविश्वास तो आ गया कि अब हम ये करेंगे, एक अच्छा वो इंसान बनेंगे, एक अच्छे काम करेंगे, पर करें कैसे, वो तरीके तो बताओ। तो पहले तो हम टाइप देख लेते हैं, क्या टाइप है। ठीक है, सबसे पहले आता है स्पीकिंग स्किल्स, यानी बोलचाल का कौशल। देखो आपने देखा होगा कुछ लोग पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, जैसे उनको सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है, आप जाकिर खान को सुन लेते हो, जाकिर खान बोली बहुत अच्छी लगती है। या आप जैसे जब मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो वो बोलने वाले की बातों में इतना अच्छा जादू होता है जो आपके अंदर तक उतरता है, इसलिए आप उसको सुनते हो। बोलने वाले में इतना जादू नहीं है जितना सुनने वाले में, इसलिए कम्युनिकेशन का पार्ट सिर्फ बोलना ही नहीं है, सुनना भी है। सुनना हर किसी की बस की नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, अरे मैं नहीं सुनूंगा किसी की, गलत है। अगर किसी के अंदर ऐसा एटीट्यूड है मैं किसी के नहीं सुनूंगा, तो समय उसको अपने आप आगे चल के सब सिखा देगा। अपने आप को विनम्र बनाना सीखो। आप जितने विनम्र बनोगे, ये पूरी कायनात, ये पूरा नेचर, ये गॉड, या जो हमारे ऊपर एक शक्ति है, वो आपको उतनी ही तरक्की कराने में सहायक करेगी। हमें कभी भी अभिमान नहीं करना, हमें विनम्र होकर रहना। अगर हमें ज्यादा आता है तो हम दूसरों की हेल्प करेंगे, नहीं आता तो विनम्रता पूर्वक दूसरे से सीखने की कोशिश करेंगे। सीखा किसी से भी जा सकता है, अपने बड़े से भी सीखा जा सकता है, अपने छोटे से भी सीखा जा सकता है, अपने बराबर वाले से भी सीखा जा सकता है। इस चीज में कभी भी हमको ईगो इशू नहीं लाना। ठीक है, लेखन कौशल, जैसे किसी ने किताब लिख दी, साहब नोवेल लिख दी, किसी ने उपन्यास लिखता है, कोई किताब लिखता है, कोई डायरी लिखता है, इतने अच्छे अच्छे शायर हुए हैं, वो लिखते हैं। तो भले ही वो बोलने में इतने अच्छे ना हो, वो गाना नहीं गा सकते, ठीक है, वो आपकी बात नहीं सुन सकते, लेकिन उनकी कलम बोलती है साहब, उनका पेन बोलता है। उनके पेन में वो ताकत है कि वो अपने भावों को अपनी लेखनी के माध्यम से आप तक पहुंचा देते हैं। तरीका है साहब, कोई अपने भावों को, कोई अपनी बात को आपको बोल के दिखाता है, जैसे मैं जो आपको सिखा रहा हूं, मैं बोल के सिखा रहा हूँ। कोई सुन के भी पहुंचा देता है कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, उसको उससे ही तसल्ली मिल रही है। कोई लिख के, जितने भी कवि हैं, पोइट हैं, ठीक है, किताब के जो ऑथर है। अच्छा, इन सब के अलावा भी एक तरह की भाषा होती है, वो है अशाब्दिक संचार या देह भाषा, यानी नो वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज। जैसे ना मैं बोल रहा हूं, ना मैं कुछ कर रहा हूं, ठीक है, मैं, लेकिन मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकता हूं। जैसे किसी ने पूछा कि कल मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा, अच्छा। सिर्फ मेरे एक्सप्रेशन से, मैं बोला भी नहीं हूं, सिर्फ मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने एक्सप्रेशन देखे कि यार आज तो गुस्से, ठीक है, गुस्सा है। तो सिर्फ मेरे फेशियल एक्सप्रेशन या मेरी बॉडी लैंग्वेज से ही मैंने बता दिया कि नहीं, मैं तेरे पे गुस्सा हूं भाई। जैसे अपनी किसी से लड़ाई हो जाती है, हमारे उसको देखते ही शकल बदल जाती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। और जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले बात की ना, अब उसके बारे में सोचो एक बार, अभी सोचो, जिससे आप मिलना चाहते हो, जो आपके ख्वाबों में आता है या आती है, उसके बारे में सोचो, तो आपके चेहरे का भाव भी बदल जाएगा। आपके चेहरों पर लालिमा आ जाएगी, ब्लशिंग बोलते हैं जिसको, है ना। आप खुश खुश महसूस करोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग हो जाएगी। तो आपने ना कुछ बोला ना कुछ सुना, बस आपने सोचा और आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है कि यार कुछ कुछ अच्छा अच्छा सा हो रहा है इसके साथ, है ना। ऐसे ही जब आप बहुत एक्टिव होते हो तो आपकी पर्सनैलिटी बॉडी दिखा देती है, आप देखो एक्टिव हो। जब आप बहुत थके हुए होते हो तो आपकी बॉडी दिखा देती है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। उसके लिए बोलने लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देख के बताया जा सकता है। तो भाषा का माध्यम, कम्युनिकेशन का माध्यम, ये चार तरह के हो सकते हैं, चाहे मैं बोल के, सुन के, लिख के, या फिर मेरी बॉडी लैंग्वेज से। समझ में आया? नेक्स्ट चलें। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। बस आपको समझ में आना चाहिए, यही हमारा एम है। नेक्स्ट चलते हैं। अब अपन ना थोड़ी सी, ये तो समझने वाली चीज होगी, अपन थोड़ी सी अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको लिखेंगे कैसे ना, उस तरह की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्या है, जो कम्युनिकेशन है ना, इसकी डेफिनेशन समझते हैं, मीनिंग या डेफिनेशन। इसकी जो उत्पत्ति है ना यार, देखो कोई भी वर्ड होता है ना, कभी भी आप कोई भी चीज समझने की कोशिश करो, उसका आधा अर्थ तो उसके नाम में ही निहित होता है। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन शब्द है, एक लैटिन शब्द है ना। जो कम्युनिकेशन वर्ड आया ना, बहुत सारे शब्दों की उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है। लैटिन लैटिन में एक वर्ड होता है कम्युनिश, लैटिन में एक वर्ड होता है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब जो चीज आम है।
मतलब कॉमन मैन, जैसे मान के चलो कॉमन मैन लिख रहा हूं, कॉमन मैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉमन मैन को क्या बोलेंगे? आम आदमी। तो जो चीज बहुत ही आम है, आम मतलब जो आसानी से मिल जाती है, बहुत ही कॉमन है, उसको कम्युनिस्ट बोलते हैं। उसी से मेरा वर्ड डरा हुआ है कम्युनिकेशन, जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा है। अब जैसे वहां का एक, ये हमारे साइंटिस्ट कह लो, फिलोसोफर कह लो, 1961 में लीगन्स करके, इन्होंने कहा कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, तथ्यों और अनुभवों का आदान प्रदान इस प्रकार होता है कि दोनों के बीच संदेश की आपसी समझ विकसित हो सके। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। सुनने में तो लग रहा है हाँ ये तो, ये हाँ यही तो होता है, नहीं। उसने कहा कि दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं, दोनों के बीच में समन्वय बैठ पा रहा है। वही वाली बात होगी कि फॉरेनर घूमने आया, मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसे हिंदी नहीं आती, वो मुझे कुछ पूछ रहा है, मैं उसको कुछ बता रहा हूँ, वो कुछ पूछना चाह रहा है, मैं कुछ और समझ रहा हूं, मैं बता कुछ और रहा हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन। ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उनको आपस में समझ में आना चाहिए, तब हम उसको जाके कम्युनिकेशन बोलेंगे। आया समझ में? ठीक है, अभी बात करते हैं हम रोगर से सुमाकर सुमाकर इसने इसके 10 साल बाद यानी कि 1971 में कहा कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेश स्रोत से श्रोता की ओर हस्तांतरित होता है। इसने तो ये कह दिया कि भैया स्रोत है, यानी कि स्रोत का मतलब मैंने आपको बोला ना, स्रोत का मतलब अपने आप को करना, श्रोता सुनने वाला, या आप जिसको भेजना चाह रहे हो, आपने मैसेज भेज दिया, बस ये कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, इसने ये कहा है। ये समझ में आया? आगे चलते हैं। ये वो सारी चीजें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उसमें ये पूछे कि लीगन्स के अनुसार कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन है। आप जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देखोगे जो हम बात कर रहे थे, तो ये वो चीजें जो समझ के साथ साथ आपकी राइटिंग में आपको नंबर भी दिलाएंगे कि भाई उस साइंटिस्ट ने, उसने कहा लीगन्स के अनुसार कम्युनिकेशन की परिभाषित कीजिए, है ना, या रोजर सेम सुमाकर ने क्या कहा, या दोनों की बातों में क्या अंतर है, ये सब। नेक्स्ट चले, सबसे इंपॉर्टेंट संचार प्रक्रिया के तत्व। देखो मैंने हर चीज को, हर कीवर्ड को ना इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, क्योंकि हमको एग्जाम पास करने के साथ साथ उसे समझ होना भी जरूरी है। सब इंग्लिश में होता तो हम सीख ही इंग्लिश की कम्युनिकेशन रहे, फिर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता। ठीक है, संचार की प्रक्रिया के तत्व क्या होते हैं? संचार की प्रक्रिया के तत्व यानी कि वो एलिमेंट जो कम्युनिकेशन में काम आते हैं। जैसे मैंने आपको ये बता दिया कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, कैसे कितने तरह का होता है। लेकिन अब आप ये पूछोगे कि यार ये सब चीज तो ठीक है सर, लेकिन आप ये तो बताओ कि फिर अब हम सीखना चाहते हैं कम्युनिकेशन, तो हम करें क्या? ऐसी क्या क्या चीजें जिनको हम सीख लें, ऐसे क्या क्या एलिमेंट हैं जिनको हम सीख लें या जिसके बारे में हमें पता हो तो हम अपने आप में सुधार ला सकते हैं, उनकी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से देखना, इस बात को आप रिलेट करना। ठीक है, कैसे? सबसे पहले आता है मेरे पास प्रेषक। प्रेषक क्या होता है? सेंडर, मतलब जिसको भेजना है, यानी कि खुद तुम। अब अपने आप को इमेजिन कर लो सेल्फ, कि मैं खुद हूं, बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है, ऐसे सोचो, और अपने आप को सेंडर की जगह रख लो कि मैं एक कमरे में बैठा हूं, मैंने पढ़ाई कर ली है या मैं पढ़ाई करने वाला हूं, अब मुझे कुछ मैसेज भेजना है। किसको भेजना है वो आपको पता है। जो प्रक्रिया शुरू करता है और संदेश हेतु विचारों का चयन करता है। पहले तो मैसेज आपको भेजना पड़ेगा, उधर से तो आने वाला है नहीं। ठीक है, तो आपने पहले तो अपने ये विचार लगाया कि यार क्या भेजूं, क्या लिखूं, हाय लिखूं, हेलो लिखूं, सामने वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा, क्या लिखूं। आपने पहले तो विचारों का खूब चयन किया, उसके बाद आपने प्रक्रिया को शुरू किया। आई बात समझ में? तो कम्युनिकेशन में जो जिस पक्ष की तरफ से शुरू होता है कम्युनिकेशन, जैसे यहां मैं बोल रहा हूं, मैं शुरू कर रहा हूं, तो मैं सेंडर हो गया, मैं जो भी बात करूंगा उसके लिए मैं सेंडर हो गया। ठीक है, यहां से ऐसे रिलेट करो, उस केस में आप सेंडर हो गए। दूसरी बारी आती है संदेश की, मैसेज। संचार की सामग्री या विषय वस्तु जो स्पष्ट और सार्थक होनी चाहिए। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि साहब चलो पहला मैसेज मैं ही करूंगा, मैंने विचार भी बना लिया, ठीक है, लेकिन जो मेरा मैसेज है उसकी जो विषय वस्तु है, उस मैसेज में जो मैं लिखना चाहता हूं वो ऐसा नहीं हो कि किसी को समझ में ही नहीं आए,
वो स्पष्ट हो और सार्थक हो। सार्थक मतलब उसका कोई मतलब तो निकले। जैसे मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको एग्जाम के लिए पढ़ाना है, मैं आपको कोई कहानी पढ़ा रहा होता है यहाँ पे, तो उसका आपके लिए क्या सार्थकता है। ऐसे ही जब आप उसको मैसेज भेजोगे तो उस मैसेज में कुछ ऐसा लिखना है जो सार्थक हो, है ना, विषय वस्तु क्लियर हो, आप कहना क्या चाहते हो, आपके इरादे क्या हैं। ठीक है, आ रही है समझ में बात। फिर आती है एनकोडिंग। अब जैसे देखो एनकोडिंग क्या होती है, इसको ध्यान से समझना। मान के चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, मैं यहां खड़ा हूं अपने स्टूडियो में, आप अपने घर पे बैठे हो, मैंने बोला, मेरे बोलने से मेरे मुंह से निकला साउंड। ठीक है, मेरे मुंह से क्या निकला, साउंड। अब जो साउंड है, ऐसे समझो इसको, जो साउंड है ना, वो आप तक इतनी दूर कैसे पहुंच रहा है। ठीक है, वो आप तक, जो मेरा साउंड है वो आप तक पहुंच कैसे रहा है, मेरी आवाज आप तक इतनी दूर तक कैसे पहुंच सकती है, मेरी आवाज इतनी दूर तक कैसे पहुंच सकती है आपके पास। तो इसको दिखाते हैं आपके पास तक मेरी आवाज पहुंच कैसे रही है। ठीक है, मैं इसमें अपना ही एग्जांपल लेता हूं। ये आपका टीचर है, यानी कि मैं हूं। ठीक है, तो इस केस में टीचर कौन हो गया, सेंडर, यानी कि मुझे मैसेज भेजना है। ठीक है, मेरा जो मैसेज है, ये मेरा मैसेज है। मैसेज क्या हो गया मेरा, मुझे आपको क्लास लेनी है आपकी। मैसेज क्लास लेने का मतलब क्या हो गया, मैं आपको पूरी क्लास में समझा रहा हूं। अब क्लास जो ले रहे हैं इसमें तो सिर्फ क्या है, क्लास में एक तो साउंड है, यानी कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, और वीडियो है, मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है। इसके अलावा मैं तो आपके पास साक्षात तो उपस्थित हूं नहीं। इस क्लास में एक साउंड है, एक वीडियो है जो आप तक पहुंच रही है। पर यार अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन में सामने बैठे होते तो मैं आपको दिख रहा होता, है ना, कि मेरी आवाज आपके कान सुन पा रहे हैं, मेरी मुझे आपकी आंखें प्रत्यक्ष रूप से देख पा रही हैं। लेकिन ना तो मैं आपके सामने हूं और मैं आपसे बहुत दूर हूं, फिर भी मेरी आवाज, फिर भी मेरी वीडियो आप तक पहुंच पा रही है। ये कैसे हुआ। ठीक है, ये कमाल है हमारी टेक्नोलॉजी का, इसी को बोलते हैं एनकोडिंग। फिर मेरा एलिमेंट आता है, जिसको हम एनकोडर बोल रहे थे ना, एनकोडर, यानी कि समझना, देखो बेसिक नॉलेज आपको भी होगी कि साउंड और वीडियो क्या है, ये सब क्या है, एनर्जी है। क्या है बेटा, एनर्जी। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा। और आपने तो ये ऊर्जा का नियम पढ़ा ही होगा, यानी एनर्जी लॉ पढ़ा होगा, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो यहां जो मेरी एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी, साउंड एनर्जी। ठीक है, इस इनकोडर ने क्या किया, इसको चेंज करके मेरे बिट्स में, मेरी जो इंफॉर्मेशन है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कर दी, कि सिग्नल्स बना लिए, छोटे छोटे सिग्नल्स बना लिए। ठीक है, एनकोड कर दिया, ताकि अब ऐसा थोड़ी है कि मैं यहां से बोल रहा हूं तो रास्ते वाले सब सुन रहे हैं, जो आपके घर के मेरे और आपके बीच में बैठे हैं, या जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ आप तक पहुंच रहा है जहां तक मैं बोलना चाह रहा हूं, या मेरे और आपके बीच में जितने लोग हैं सब सुन पा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है ना। ये इसकी वजह से एनकोडर, कि इसकी जो, इसने एक ऐसी भाषा में एनकोड कर दिया जिसको सिर्फ वही सुन सकता है जिसके पास ऐसे इक्विपमेंट हो जो इस बात को समझ सके, और इसने ये सेंड कर दिया। ये हो गया साहब सेंड। ठीक है, अब सेंड किसके थ्रू किया, जैसे मान के चलो आपने उसके लिए चिट्ठी लिखी, या आप हो, आपने उसके लिए चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में कुछ ऐसी चीजें लिखी आपने अपने कोड वर्ड में, जिससे कि किसी, अगर बीच में पोस्टमैन खोल ले या कोई बीच में कोई और खोल ले, उसको पढ़ना चाहे, बीच में कोई चाहकर भी उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ ना पाए। वही काम करता है इनकोडर, कि आपने अपनी भाषा में, कोड लैंग्वेज में इमोजी बना के या जो भी करते हो, आपने एक भाषा में उसको, लेटर को लिख दिया, और आपने उसको एक लिफाफे में बंद किया और पैक करके भेज दिया, पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो मीडियम है ना, जो पोस्ट होके जहां जा रहा है, इसी को बोलते हैं इसका चैनल। चैनल मतलब किस माध्यम से जाएगा, यानी कि माध्यम, कि आपने चिट्ठी उस तक पहुंचा तो दी,
मेरी आवाज, मेरी वीडियो आप तक पहुंच तो गई, लेकिन वो ऐसे नहीं पहुंची थी साउंड एनर्जी में तो बोल रहा हूं, या पिक्चर की फॉर्म में नहीं पहुंची। आपके पास तो जो इनकोडर ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाए थे उस फॉर्म में पहुंची है। तो यहाँ कोई बंदा एक ऐसा होना चाहिए जिसे वो भाषा आए, कम से कम जिसके पास पहुंच रही है उसे तो समझ में आए, या उसको भी ऐसा लिख दिया कि वो आपकी बात ही ना समझ पाए। तो यहाँ जो बंदा होता है हम उसको बोलते हैं डिकोडर, कि जिसने इनकोड किया तो उसको डिकोड भी तो करेंगे हम, कि आपके लिफाफा खोला, उन जो आपने कोड वर्ड में बात जो लिखी थी उसको डिकोड करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही आपके पास जो वाईफाई लग रहा है, आपके पास जो मोबाइल है ना, इन सब में वो डिकोडर लगा हुआ है, जो वापस से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जिस फॉर्म में मेरी बिट्स आ रही हैं, उनको वापस से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, बोलते हैं डिकोडर। डिकोड करके वो चीज कहाँ जाएगी? सेंडर के पास या रिसीवर के पास? अरे सेंडर ने तो भेजी थी तो रिसीवर के पास। तो आपको जो अपना मैसेज भेजना था वो डिकोड होके आपको जिसे भेजना था उसको मिल चुका है, उसने सुन लिया। तो हुआ ये, मैं क्लास में खड़ा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरी जो आवाज है वो माइक में जा रही है, मैं कौन हो गया? सेंडर। मेरी आवाज क्या हो गई? एनर्जी। माइक क्या हो गया? एनकोडर। इसने इसको एनकोड किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बिट में, और ये ट्रांसमिट कर दी ओवर इंटरनेट। इंटरनेट से आपके फोन ने उस बिट्स को रिसीव किया, तो मेरा इंटरनेट या हवा जो हो गई वो मेरा चैनल हो गई। आपके फोन में डिकोडर है, आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव किया, उसने डिकोड किया, और जो आप हो रिसीवर, यानी कि आपने उसको वापस से साउंड की भाषा में मेरी आवाज को वहां पे सुना और मेरी पिक्चर को देखा, तो आप हो गया रिसीवर। तो सोचो इतना बड़ा जो टेक्नोलॉजी है, इतना बड़ा जो सिस्टम है, वो भी इस कम्युनिकेशन पे काम कर रहा है। तो हम तो फिर भी एक सिर्फ बोलचाल की भाषा की बात कर रहे हैं, इतनी जटिल जो प्रक्रिया है वो भी उस पर ही काम कर रही है। ठीक है, आया समझ में? चले वापस। माध्यम देखो, सेंडर की बात कर ली अपन ने, ठीक है। अपन ने मैसेज की बात कर ली, क्या भेजना है? संकेतीकरण। हमने ये बात कर ली भाई, आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो अपने विचारों को प्रतीकों में, शब्द, चित्र, चिन्ह, मतलब इमोजी इमोजी यूज करते हो ना आजकल तुम, वो सब इनकोडर, मतलब कि एक ऐसी भाषा में भेजो ताकि और कोई उसको पढ़ ना पाए, सुन ना पाए, वरना तो ऐसे तो हमारी प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसे मानसिक आवरण भी कहते हैं। ठीक है, फिर चैनल अभी बताया कि प्रेषक के माध्यम से श्रोता तक कैसे पहुंचती है, जैसे फोन या ईमेल कर रहा हूं तो हवा के माध्यम से, सिग्नल्स के माध्यम से पहुंच रही है, तो वो सब इसके चैनल हो गए। ठीक है, आ जाओ, ये रिसीवर आ गया, व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है। डिकोडिंग आपको बता ही दिया कि संदेश का अर्थ है समझना, पहले तो वो तो समझे जिसको भेज रहे हो, और उसकी व्याख्या करना। मान के चलो मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन आपके पास, आपके फोन में वो है ही नहीं, स्पीकर ही नहीं है, तो आप क्या भी सुन पाओगे क्या? मैं तो भेज रहा हूं पर आपका डिकोड भी कर रहा है, लेकिन आपका रिसीवर ही नहीं है, आपके पास स्पीकर ही नहीं है, तो आप कभी उसको सुन ही नहीं पाओगे। यहां तक तो देखो जो चीजें थी वो आपके हाथ में थी। आपने सोचा मैं उसको मैसेज कर दूं, क्या मैसेज कर दूं वो भी सोच लिया, कैसे मैसेज कर दूं वो भी सोच लिया, मैसेज आपने टाइप भी कर लिया और उसको सेंड भी कर दिया, और उसको मिल भी गया। ठीक है, उसने वो मैसेज पढ़ भी लिया। अब जब तक मैसेज का रिप्लाई नहीं आ जाता, या क्या रिप्लाई आएगा, या हो सकता है बहुत लोगों को तो रिप्लाई भी नहीं आता, सीन पे ही रह जाते हैं। होता है ना आपके साथ? सबके साथ होता है। ठीक है, जब तक यहां से ये चीज नहीं आ जाती कि उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तब तक धड़कनें बढ़ी रहती हैं हमारी। तो अब देखो, रिस्पॉन्स आएगा कैसे? संदेश को समझने के बाद श्रोता की प्रतिक्रिया, यानी कि उसका रेस्पॉन्स। आपने क्या लिखा, उसने सोचा समझा, वो क्या चाहते हैं या चाहती हैं, वो आपको क्या जवाब देंगे, उस पर निर्भर करता है आपका। फिर आपका फीडबैक, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और वो प्रतिक्रिया आप तक आ गई कि आपने ये अच्छा काम किया, आपने बुरा काम किया, हाँ है उनकी तरफ से या ना है, जो भी है उनका फीडबैक आपके पास आ गया। अब इन सब मामला तो सोचने में आपको लग रहा है कि वाह यार कितना आसान है, ऐसे ही हो जाता है, कितनी बढ़िया, मैंने एक मैसेज टाइप किया, सब कुछ काम हो गया। लेकिन इन सब के बीच में जो विलेन का रोल निभाता है वो है शोर, यानी कि नॉइस। ये शोर वो हल्ला वाला शोर नहीं है। नॉइस का मतलब होता है कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज जो आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप तक आवाज नहीं आ रही, बहुत बार फोन कट हो जाता है, या फोन ऐसे बोलते हैं आवाज नहीं आ रही, थोड़े सिग्नल वीक है, तो जो बीच बीच में या किसी का क्रॉस कनेक्शन लग जाता है, उस सबको नॉइस बोलते हैं। कि आपकी कम्युनिकेशन, जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई मैसेज भेज रहे हो, उसके बीच में अगर कोई अनवांटेड चीज जो आप नहीं भेजना चाहते वो आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉइस। ठीक है, संचार तत्व में आने वाली कोई भी बाधा,
कोई भी बाधा मतलब कोई भी बाधा, ठीक है। कोई बाधा कैसी भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, भौतिक भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक होती है, या शब्दार्थ संबंधी हो सकती है। मतलब आपने जो एम किया उस एम को उसने पूरा नहीं होने दिया, वो चीज आपके पास नॉइस है। जैसे आप पढ़ाई करने बैठे हो, मोबाइल की आपको लत है, रील देखने की आपको लत है, वो आपके लिए नॉइस है, ठीक है। आपको ज्यादा सोचने की आदत है, मेरा क्या होगा, वो आपके लिए नॉइस है। अपने आप पे विश्वास रखो, आगे बढ़ो, माता पिता की इज्जत करो, डिसिप्लिन रहो। मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, मोटिवेट तो आप एक यूट्यूब वीडियो देख के भी हो जाओगे, लेकिन आप जितना डिसिप्लिन रहोगे उतना ही जीवन में आगे तरक्की करोगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट चलें। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि संचार प्रभावशीलता के कारक, यानी कि सर मैं बात तो कर लेता हूँ, मुझे थोड़ी सी बात करनी आती भी है, मैं लोगों से मिल भी लेता हूँ, मैं स्टेज पे भी चढ़ जाता हूँ, पर जो मेरा दोस्त है ना वो मुझसे अच्छा बोल लेता है, वो मुझसे अच्छी बात कर लेता है। सर ऐसा क्या कमी है मेरे में, इसमें कहाँ ऐसी, मतलब मैं किस चीज़ में कमी रह जाती है कि मेरे से उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं, वो लिखता है तो उसको, मैंने भी ऐसा ही कुछ लिखा था लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता और मेरे नंबर कट जाते हैं। या हमको दोनों को एक ही जना पसंद आ गया तो उनके लिए हाँ हो गई, हमारे लिए ना हो गई, जबकि हमने तो एक जैसा ही आपसे कम्युनिकेशन सीखा था, हमें तो एक जैसा ही आता था। सर ये क्या चीज़ हो रही है, हमें थोड़ा इस पर समझाइए, हमें बताइए कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलो इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, बात करें संचार प्रभावशीलता के कारक, कि सर अगर सब ऐसा ही करने लगेंगे तो फिर तो मतलब सबको ही बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आ जाएगा। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक जना बहुत आगे बढ़ गया, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं हुआ। तो देखो चीज़ें, कुछ चीज़ें इनहेरेंट भी होती हैं, लेकिन हमेशा ये गुंजाइश होती है कि हम उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ही कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए देखो हर कोई सीख के नहीं आता। जो एंकर होते हैं, जो बड़ी बड़ी मंचों पे बोलते हैं, वो भी कभी मेरे आपके हम सब जैसे ही थे। उन्होंने अपने आप पे मेहनत की, ठीक है, चीज़ों को सीखा, अपने आप पे काम किया, 10 जगह गए, अनुभव लिया, तब जाके वो ऐसे बने। तो जो फंडामेंटल रूल है, जो मूलभूत बात है, वो इन 7 सीज में छुपी हुई है। 7 सीज का मतलब ऐसी चीजें जो सी से स्टार्ट होती हैं, और 7 चीजें, अगर इन चीजों पे किसी ने पकड़ कर ली तो आप भी उनकी तरह बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, आप भी उनकी तरह एक बेहतर कम्युनिकेटर बन पाओगे। तो ऐसा क्या होना चाहिए कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी बात में वजन हो, लोग हमारी बात सुने। होता है ना किसी को बस सुनने का ही मन करता है, पता नहीं क्या है, सही है गलत है, बस तो सुनना अच्छा लग रहा है। तो ऐसी आपके अंदर क्या चीज़ डेवलप होनी चाहिए ताकि लोग भी आपको सुने। ठीक है, तो किन चीज़ों पर निर्भर करता है प्रभावी, तो मेरा जो प्रभावशाली संचार है वो इन कारकों पर निर्भर करता है कि पहला विश्वसनीयता, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। यार जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कोई कुछ कहेगा, अरे 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 इसकी बातों में भरोसा मत करो, ये तो कुछ भी बोलता रहता है, मतलब पहले से ही आपने दिमाग में बना लिया कि भाई इस इंसान की बातों पे भरोसा मत करो, ये तो ऐसे ही बोलता है। तो आपको कोई क्यों सुनेगा, आप स्टेज पे बोल के चाहे कुछ भी बोल दो, आपको अरे सब हल्के में ही लेंगे, इन्हें क्रेडिबिलिटी। तो आपकी जो इमेज है ना पहले तो अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी बात पे किसी को विश्वास हो सके, आपकी बात की क्रेडिबिलिटी हो सके। दूसरी बात कॉन्टेक्स्ट, यानी कि प्रसंग, आप किस बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, मैं मान के चलो आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ और अभी मैं बात करने लग जाऊं किसी मूवी की, आपका पेपर सर पे है और मैं आपसे मूवी की बात कर रहा हूँ, या मैं आपसे कोई गेम की बात कर रहा हूँ, मैं आपको कोई चुटकुला सुना दूं, या मैं क्लास में पढ़ाने की बजाय और कुछ करूं, तो क्या उस बात का इस मेरा कॉन्टेक्स्ट से कोई लेना देना है? नहीं। मैं जिस चीज के लिए आपके पास आया हूं मैं उसी बारे में तो बात करूंगा। ये तो वही बात हो गई, आप किराने की दुकान पे जाके उससे फिर ये कहने के मेरे कपड़े सिलने, कोई कोई प्रासंगिक बात है, कोई रेलेवेंट है। तो आप जिससे कम्युनिकेट करना चाहते हो उसके लिए प्रसंग भी होना चाहिए, मतलब उसे किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। तीसरा सी क्या आता है, 2 सी हो गए, क्रेडिबिलिटी हो गया, दूसरा सी क्या है, कॉन्टेक्स्ट, तीसरा सी क्या कहता है, कंटेंट, विषय वस्तु। ये तो आप जानते होंगे आजकल कितना जमाना हो गया कंटेंट क्रिएशन का, हर कोई कंटेंट क्रिएटर बना पड़ा है, हर कोई इन्फ्लुएंसर बना पड़ा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ना ये भी कंटेंट है, कंटेंट मतलब विषय वस्तु। मैं पूछूं एग्जाम में क्या आ रहा है, क्या कंटेंट आ रहा है, मेरी बुक आ रही है, ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा बुक है,
ये मेरे नोट्स हैं, नोट्स भी आपका कंटेंट ही है। आ रही है बात समझ में? ऐसा हो गया, ठीक है। निरंतरता दुनिया की सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अंडररेटेड चीज कंटिन्यूटी। बचपन से कहानी सुनते आ रहे हो वो खरगोश और कछुए वाली, कि खरगोश निरंतर नहीं था। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हों, आप चाहे कितने भी स्मार्ट हों, अगर आपने अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं रखा, अगर आपने अपने जीवन में कंटिन्यूटी नहीं रखी, अगर आपने अपने जीवन में अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, तो वो एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। आप जिस कैलिबर के साथ आगे जा सकते थे, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए कंटिन्यूटी होना जरूरी है। ऐसे कभी मत किया करो कि एक साथ एक दिन पढ़ के कर लूंगा। ये आदत ठीक नहीं है। काम चल जाएगा, बशर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काम चलाना नहीं है हमको, बहुत अच्छा करना है। कम पढ़ो पर रोज पढ़ो। वापस सुनो, कम पढ़ लो भले, पर रोज पढ़ो। ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, कोई दिक्कत नहीं है, कम पढ़ लो पर कंटिन्यूटी रखो, बीच में छोड़ो मत पढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट चलें। माध्यम यानी कि चैनल्स। मैं किस हिसाब से बात कर रहा हूँ उस पर भी बहुत निर्भर करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो फोन पे बात करने में बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मैसेज पे यानी चैट बात करने में बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वीडियो कॉल पे बात करने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे मैसेज पे तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जैसे फोन पे बात करो उनसे बात नहीं होती, 2 मिनट अरे बस बस मेरे से फोन पे बात नहीं होती। फोन पे कुछ लोग होते हैं जो फोन पे तो बढ़िया बात कर लेते हैं, लेकिन जब वीडियो कॉल आए तो भैया अपने तो शर्म आती है, अपने को अपने से बात नहीं होगी। और भी छोड़ो, वैसे फोन पे बात कर ली, वीडियो कॉल भी कर ली, लेकिन जब इन पर्सन मिलने की बात आती है तो अपने से नहीं होता भैया, है ना। ये वही तो चीज है कि चैनल क्या है। कोई बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल है, कोई लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है, कोई वीडियो बनाने में ज्यादा कंफर्टेबल है, कोई की नहीं। मुझे तो इन पर्सन पसंद है भैया, मुझे तो आमने सामने बैठ के बातचीत करना ही पसंद है, कोई उसमें कंफर्टेबल है, ठीक है। आ रही है बात समझ। और लास्ट आती है श्रोता की योग्यता, कैपेबिलिटी। आप 5वीं क्लास के बच्चे को बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ाओगे तो क्या उसको वो चीजें समझ में आएंगी? आप कितने ही अच्छे टीचर हो, आप कितना ही अच्छे कम्युनिकेटर हो, आपकी कम्युनिकेशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब आपका श्रोता उस चीज के लिए योग्य ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, जिस बच्चे ने अभी ढंग से बोलना नहीं सीखा है, जो बच्चा लिखना नहीं जानता, आप उसको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बताओगे तो कैसे काम चलेगा? तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स श्रोता पे भी उतनी ही डिपेंड करती हैं जितनी वक्ता पे है। यानी कि मैं बोलने वाला भी और आप सुनने वाले भी एक बेहतर कम्युनिकेशन के लिए बराबर जिम्मेदार हैं, ठीक है। मेरे अच्छे बोलने से, मेरा अच्छा पढ़ाने से आप अच्छा सीख पा रहे हैं, इसका कोई वो नहीं है जब तक कि आप बताओगे नहीं कि हाँ मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है। ये चीज क्लियर हुई कौन से सी है? अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, प्लीज राइट द नेम ऑफ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन और उनके बारे में बता दीजिए, ठीक है। नोट्स तो आपको एक साथ अभी मिल जाएंगे, ये समझाने के लिए पीपीटी स्लाइड्स हैं, नोट्स इसके कंप्लीट है, ये क्या होता है वो सब आपको मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि होता क्या, आपको जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे, अरे वो अगर आपका याद किया हुआ भी नहीं है ना कि नहीं 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 सर ने बताया था कंटेंट का मतलब वो होता है, तो आप अपने मन से मतलब कि आप उस चीज को बेहतर लिख पाओगे। वो क्या पता जो बुक में लिख रहा है उससे भी बेहतर लिख पाओ, तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये भी आपने कंप्लीट कर ही लिया है। अब आता है संचार के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो, आपको जीवन में अलग अलग तरह के आदमी मिलेंगे। जैसे आप घर पे जो बात करते हो मम्मी पापा से, उनसे बात करने का आपका तरीका, आपके बहन भाइयों से आपका बात करने का तरीका, आपके बड़े भाई से बात करने का तरीका, इनफैक्ट आपके छोटे भाई से बात करने का तरीका, आपकी बहन से बात करने का तरीका, आपके दोस्तों से बात करने का तरीका, या स्कूल में टीचर से या कॉलेज में अपने प्रोफेसर से बात करने का, सब में अंतर होता है, क्योंकि हर एक रिश्ते की मर्यादाएं होती हैं, ठीक है। तो कब किससे कैसे बात करनी है वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यारी दोस्ती में हम कैसे बात करते हैं, हम अपने टीचर से कैसे बात करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, या जो आपके फेवरेट लोग हैं जिनसे चाहते हो आप बात करना, उनसे आप कैसे बात करते हो। तो आपको अगर वो ट्रिक नहीं आएगी, अगर आपको उनसे बात करना ही नहीं आएगा ना, तो फिर कुछ नहीं है। आपने मैसेज भी कर दिया था
फीडबैक अभी देखा था ना, निरंतरता। आपने एक दिन मैसेज करके छोड़ दिया, उससे क्या होगा? निरंतरता बहुत जरूरी है, लेकिन कंसेंट इज मस्ट। ठीक है, चलो। संबंधों के आधार पर सबसे पहला है फॉर्मल यानी औपचारिक संचार। देखो फॉर्मल का क्या मतलब होता है? फॉर्मल का मतलब होता है कि जब आप किसी कार्यालय, आप किसी ऑफिस या किसी ऐसी जगह पे जहाँ एक पूरी हायरार्की बनी हुई है ना, जो आपके रिलेटिव्स नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, वहाँ आपको बात करनी है। तो वहाँ दो तीन तरह से बात होती है। डाउनवर्ड्स यानी कि आपके कुछ सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे आप बात करने का तरीका अलग होगा। आपके अपवर्ड्स, आपसे बॉस बात करने का तरीका अलग होगा। और हॉरिजॉन्टल यानी कि आपके जो कोलीग्स हैं, है ना, जो आपके साथी हैं, उनसे बात करने का तरीका अलग होगा। इसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे आप लेटर लिखते हो ना, आपने लेटर लिखे होंगे, प्रिंसिपल को लिखते थे पहले, है ना, तो सिक के लिए, टीसी के, वो सब लिखते थे ना, वो सब फॉर्मल थे। मतलब हम किसी ऐसे इंसान को लिख रहे हैं जिसको हम, वो हमारे परिवार का सदस्य वैसे नहीं है जिससे हम, जिसके साथ हमेशा से रहे हों, है ना, वो फॉर्मल है। ऐसे इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब क्या हो गया? ग्रेप वाइन संचार भी क्यों कह रहे हैं? इनफॉर्मल का मतलब हो गया आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अपने मम्मी पापा को लेटर लिख रहे हो, तो उसमें उन उन वर्डों का यूज थोड़ी करोगे जैसे आप घर पे जो बोलते हो, और जो कॉलेज में एक अपने प्रोफेसर टीचर सामने बोलते हो। उन भाषाओं में भी अंतर होता है, शब्दों का चयन में भी अंतर हो जाता है। तो वही शब्दों के चयन में लिखने में भी अंतर होगा, सीधी सी बात है। ठीक है। और कम्युनिकेशन के माध्यम क्या हो सकते हैं? माध्यम के आधार पर, ये तो हो गया भाई संबंधों के आधार पर, किसी से मेरे कैसे संबंध हैं। अगर मैं अपनी ऑफिस में हूँ, मैं अपने कॉलेज में हूँ, मेरे टीचर हैं, उनसे मेरे अलग संबंध है, तो उनसे उस हिसाब से बात करूंगा। और मैं घर पे बात कर रहा हूँ, यार दोस्त से बात कर रहा हूँ, उनसे अलग तरह से बात करूंगा। ठीक है। ऐसे ही अगर माध्यम की बात करूं, तो एक तो वर्बल, जैसे अपन ने शुरू में भी लिखा था, शुरू में भी पढ़ा है कि वर्बल यानी कि मैं एक तो बोल के किसी से बात कर सकता हूँ, एक लिख के भी मैं किसी को बता सकता हूँ। अगर मैं ना बोल रहा हूँ ना लिख रहा हूँ, तो मेरे चेहरे के हाव भाव, मेरी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, या मेरा स्पर्श, हैप्टिक्स, मैं टच करके भी बता सकता। टच टच करने का मतलब है मैंने किसी में ये दिया, तो वो समझ जाएंगे कि मैं उसे पसंद नहीं करता। या मैं किसी को ढंग से और गले पे ऐसे हाथ रख रहा हूँ, हैंड शेक कर रहा हूँ। हैंड शेक करने से भी पता चलता है कि मैंने एकदम वार्म हैंड शेक किया, कि बहुत अच्छे से हाथ मिलाया, कि इज अ जेंटलमैन। या मैंने ऐसे ही मिलाया तो किसी कोई ऑफेंड हो जाता है ना, उसको बेइज्जती महसूस होती है कि देखो ढंग से हाथ नहीं मिलाया। तो सिर्फ एक टच करने से, ना आपने बोला ना उसकी तरफ देखा, लेकिन सिर्फ एक हैंड शेक ने आपके इंटेंशंस बता दिए। ठीक है। स्वर मतलब आपका क्या टोन है? अच्छा, सदस्यों के हिसाब से भी तो अपने जो कम्युनिकेशन है वो चेंज होता है। जैसे हाँ, अब ये एग्जाम की तो क्वेश्चन है कि राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप लिखोगे कम्युनिकेशन किस किस बेसिस पर किया गया है क्लासिफिकेशन। पहला संबंधों के आधार पर, दूसरा माध्यम के आधार पर। संबंधों के आधार पर दोगे फॉर्मल इनफॉर्मल, इसके एग्जांपल दे देना। मीडियम के आधार यानी माध्यम के हिसाब से दोगे वर्बल और नॉन वर्बल। ऐसे ही सदस्यों के आधार पर तीन तरह के हो गए, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप और मास कम्युनिकेशन। चलो इनको थोड़ा समझते हैं क्या होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा जैसे मास, इसको ही लिख लेते हैं। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास का मतलब होता है बहुत सारे लोग, यानी भीड़। जैसे मान के चलो मेरी टीवी है, मेरा रेडियो, ये सब क्या मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। यानी कि मेरा टीवी है, उस पर एक चैनल आ रहा है, उस पर कोई एक मूवी आ रही है, मैंने जहां से भी मैं उस मूवी को ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, वहां मेरी सिर्फ एक तरह की मूवी चल रही है, कोई भी एक्स वाई जेड, लेकिन उसको देख सब लोग रहे हैं। मतलब मैंने एक चीज चलाई, लेकिन उसको लाखों लोग देख रहे हैं। तो मतलब मैं, मेरी मास देख रही है। मास मतलब बहुत सारे लोग, यानी कि भीड़। बहुत सारे लोग जब देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? जनसंचार के साधन, यानी कि वो जन में संचार हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ टीवी पे जो न्यूज आ रही है वो भी एक मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, जो बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच रही है। रेडियो पे जो, एफएम पे जो आपके गाने आ रहे हैं, वो भी मास कम्युनिकेशन है। ठीक है। मास कम्युनिकेशन का मतलब एक साथ जो बहुत सारे लोगों तक कम्युनिकेट कर रहे हो। ऐसे ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया कि एक ग्रुप अपने आप में कम्युनिकेट करता है। अच्छा, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटर और इंट्रा, ये दो वर्ड है, इनमें क्या क्या मतलब होता है इंटर और इंट्रा का? देखो, इसको ऐसे समझते हैं, इंटर और इंट्रा का क्या मतलब होता है। जो, आपने कभी ये वर्ड सुना है? इनको समझते हैं पहले। इंटर, एक होता है इंट्रा। इंट्रा बोलते हैं हम विद इन,
यानी कि स्वयं के लिए ही, स्वयं का, है ना, या इसको और बोलो विद इन। इंटर बोलते हैं बाहर के लिए, एक्सटर्नल के लिए। जैसे ऐसे समझा, इंटरनेट मतलब ऐसा नेट जो पूरी ग्लोब पे है, उसको मैं बोलूंगा इंटरनेट, है ना, पूरी ग्लोब पे। इंटरनेट तो पूरी दुनिया में चलता है। इंट्रानेट जो सिर्फ मेरी ऑफिस में चलता है, ठीक है, जो हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का मतलब है। इंट्रा, इंट्रा मतलब इंटरनल, सिर्फ हमारे तक ही सीमित है। इंटर जो बाहर तक, एक्सटर्नल जा रहा है। तो ये जो वर्ड है ना इंग्लिश के, इंट्रा सेल्फ तक, खुद तक ही सीमित, इंटर बाहर तक, एक्सटर्नल। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। यही क्वेश्चन है, जैसे ये बन गया ना एग्जाम का क्वेश्चन, बताओ इनसे कहाँ बाहर जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे उसमें भी सब यही है। आप बता दोगे हाँ ये तरह के, और इसमें ये है, ये पूरा लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले से कर रहे हैं कि वह प्रक्रिया, नॉन वर्बल क्या होता है, जिसमें बिना बोले सुने, तो वह प्रक्रिया जिसमें संदेश बिना शब्दों के, जिसमें कोई शब्द नहीं बोले गए, चेहरे के हाव भाव से या शारीरिक हरकत से या पहनावे से, जैसे आप देख के बता सकते हो ना शेख कैसे कपड़े पहनते हैं साहब, ये वहां के होंगे, पंजाबी कैसे होंगे, मतलब आप पहनावे से बता सकते हो ना ये किस तरह का होगा या किस देश का होगा, है ना। पहनावे से इंसान की पर्सनैलिटी पता चलती है, जबकि उसने कुछ बोला ही नहीं, तो ये भी तो एक कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, व्यवहार के आधार पर कोई किस तरह से व्यवहार करता है आपके साथ, तो उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है ना, इन माध्यमों से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या फायदा होगा इससे? यह शाब्दिक संचार की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि भावनाओं को छिपाना कठिन होता है। बिल्कुल सही बात है कि बोल के तो इंसान झूठ बोल सकता है, आंसू झूठे नहीं होते, भावनाएं झूठ नहीं बोलती, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। बहुत मूवियों में डायलॉग सुने होंगे कि आंसू बड़े सच्चे हैं, ये सब है। आजकल तो लोग इसको भी कंटामिनेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन भावनाओं को छिपाना सच में मुश्किल होता है। इसलिए जो आपने मैसेज किया था बता देना, ठीक है। भावनाओं को छुपाना बहुत मुश्किल होता है। आया समझ में? नेक्स्ट चलें। ठीक है, तो जो बेसिक कम्युनिकेशन का पार्ट है वो तो यहाँ तक था, है ना। उसके आगे जो हमने सिलेबस में देखा था, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कॉल करके। और डाउट रहना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ का। समझ में नहीं आ रहा तो आप बाद में देख सकते हैं, है ना। वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बस डाउट नहीं रहना, एग्जाम में अच्छा करना है। अच्छा, नेक्स्ट अपना था उसमें जो सिलेबस था, संक्षेपण। ठीक है, संक्षेपण को इंग्लिश में बोलते हैं रेसी राइटिंग, सारांश यानी कि समराइजिंग, और सार लेखन यानी कि एब्स्ट्रैक्टिंग। ठीक है, इन तीनों को पढ़ते हैं। तो संक्षेपण है या प्रिसाइज राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, इसके देखो नाम में देखो, इस शब्द से तो आप परिचित हो। संक्षिप्त, किसी चीज का छोटा रूप कर देना, बशर्ते उसकी मूल भावना बदले नहीं। छोटे रूप का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई 10 लाइन का एक पैराग्राफ लिखा है, छोटा करना है सर, शुरू की 3 लाइन ले लेते हैं, नीचे की डिलीट कर दो। इसको प्रेसी राइटिंग नहीं बोलते, इसको संक्षिप्तीकरण नहीं बोलते। भले ही 3 लाइन लेनी है, लेकिन कौन सी 3? ऐसे गिननी नहीं है, ऊपर से 3, नीचे से 3, बीच की 3। इसमें क्या कहना चाहता था कवि, उसका सार इन 3 लाइनों में आ जाए तो यही मेरा संक्षिप्तीकरण या प्रेसी राइटिंग हो जाएगा। ये ध्यान रखना। तो छोटा नहीं कर रहे हैं, छोटा नहीं कर रहे हैं, उसको कट नहीं कर रहे हैं, उसको हम संक्षिप्त कर रहे हैं, मतलब उसके भाव को कम शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड प्रेसी राइटिंग। ठीक है, तो क्या है? प्रेसी शब्द लैटिन और फ्रेंच शब्द प्रीशियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू कट शॉर्ट, टू कट शॉर्ट, काट कर छोटा करना। हिंदी में इसे संक्षेप, संक्षेपण, संक्षेपिका कहा जाता है। अब यार कोई जैसे होता है ना, आपको, आपने भी प्रेसी राइटिंग करी, आपने भी संक्षिप्तीकरण किया, 3 दोस्तों ने आपने किया, लेकिन तीनों को अच्छे, तीनों के नंबर अलग अलग आए, तो कहाँ दिक्कत रह गई? तो जिसके सबसे अच्छे नंबर आए उसने इन बातों का ध्यान रखा होगा। क्या ध्यान रखना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रेसी, ऐसी क्या बातें होनी चाहिए जिससे हम एक अच्छा संक्षिप्तीकरण कर पाए? सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आप कहना चाहते हो उसका विचार स्पष्ट हो, समझने योग्य होना चाहिए। आपकी जो कॉपी चेक करेगा उसे तो समझ में आ जाए।
आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या सोच क्या रहे हो, कहना क्या चाहते हो, लिख क्या रहे हो, तो कैसे काम चलेगा। तो आप जो भी लिख रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस, आप जिन बातों की बात कर रहे हो, जो लिख रहे हो, कम से कम वो सच तो हो, तथ्य और जो आंकड़े है ना गलत नहीं हो। ऑब्जेक्टिविटी, लेखक को अपने निजी विचार या राय शामिल नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब, जिस चीज की आपको प्रेसी राइटिंग करनी है, जो आपको सेंटेंस दिया गया है, जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, उसी को ही छोटा करना है। अपने मन से उसमें अपने विचार व्यक्त नहीं करते, नहीं ये सही है गलत, जो है उसी को एज इट इज, उसके भाव को ही नेत रखना है। ठीक है। कोहेरेंस यानी सुसंगता, वाक्यों के बीच तार्किक संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई तुकबंदी नहीं है, पहली लाइन में आपने कुछ लिख दिया, दूसरी लाइन में आपने पश्चिम लिख दिया, तीसरी लाइन में आपने अमेरिका लिख दिया, कोई एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंप्लीटनेस यानी पूर्णता, संक्षिप्त होने के बावजूद मुख्य विचार छूटने नहीं चाहिए। ये मैं 10 बार कह चुका हूं कि छोटे करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी मूल भावना को ही हटा दो। छोटे करने का मतलब है कि उसका कोई भी विचार छूटना नहीं चाहिए। विचार को कम शब्दों में व्यक्त करना है, उसको ऐसे कोई 10 लाइन को 3 लाइन वैसे नहीं करना। ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा आता है समराइजिंग यानी कि सारांश लेखन। होता है ना, मैं चैप्टर के पीछे दी हुई होती है समरी, कि कोई कोई बुक आपने पढ़ी होगी, इसके पीछे समरी पढ़ लेते हैं, ऐसी तो समरी पढ़ लेते हैं। इस पूरी बुक में 100 पन्ने हैं, उसकी समरी 2 पेज में आ गए, समरी पढ़ लेते हैं, देखो क्या होगा। तो समरी भी वही है, किसी बड़े पाठ, किसी बड़े टेक्स्ट के मुख्य बिंदुओं को अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप में लिखना। यह मूल पाठ का लगभग 1/3 भाग होता है। ये ध्यान रखना कि लगभग लगभग, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं कि भाई आपको 1/3 ही करना है, लेकिन लगभग लगभग स्टैंडर्ड फॉर्म है कि जितना भी टेक्स्ट है उसका लगभग 1/3 हो। जैसे मान के चलो उसमें 900 वर्ड थे आपके टेक्स्ट में, तो लगभग लगभग इसमें 300 शब्द स्टैंडर्ड होने चाहिए आपके समरी में। ठीक है। प्रक्रिया क्या होगी, कैसे करते हैं भाई समराइज। पहले मूल पाठ को ध्यान से पढ़ो, पहले तो एक बार तो बुक पढ़नी पड़ेगी। मुख्य विचारों को रेखांकित करो, जैसे आप कर लेते हो किताब में, ये ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ऐसे उसमें भी अंडरलाइन करना है, और फिर उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। तो समराइजिंग हुआ का एक बड़ी सी किताब के मैंने अच्छे से नोट्स बना लिए, वही तो समरी है, उसी को समरी बोलते हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है। लास्ट में आती है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्टिंग यानी कि सार लेखन। अब यार, सार लेखन, सार किसके लिए लिखा जाएगा, बताओ सार किसके लिए लिखा जाएगा। जैसे आपने कोई शोध पत्र यानी कि रिसर्च पेपर देखा है, या आपने कोई तकनीकी मतलब बड़ी बड़ी मैगजीन या जो बड़े बड़े जो थीसिस लिखे जाते हैं उनके, अगर आपने कभी, आप बड़ी किताबें खोलोगे ना, तो उसके शुरू शुरू में एक विवरण दिया होता है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा होता है, एब्स्ट्रैक्ट, उसका नाम भी यही होता है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, उसको ही बोलते हैं अपन एब्स्ट्रैक्टिंग। इसमें से एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे कैसे कैसे करेंगे, उसमें तो समझ में आ गया भाई, पहले पूरा पढ़ लो, मेन पॉइंटों को वो कर लो, तो उससे समराइज हो जाएगा। ठीक है। इससे अपन देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं अपन एब्स्ट्रैक्टिंग। प्रथम चरण, शोध की समस्या का उद्देश्य बताना, कि जो हमने काम किया है, मान के चलो रिसर्च पेपर है, तो उसकी हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अपन ने अभी सिलेबस देखा था ना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही आया था। दूसरा चरण ये है कि शोध की पद्धति, भाई हमने इसमें क्या यूज किया, हमने प्रोसेस क्या फॉलो करी है वो। तीसरा है अध्ययन का विवरण, यानी कि स्थान मिट्टी, भाई जो आपने किया है उसकी डिटेल्ड फॉर्म। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपने ये सब कर लिया तो उससे आपको मिला क्या, इसका निष्कर्ष क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, फाइंडिंग। तो ये इस तरह से हम इसको एब्स्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलें। देखो आपके जो हमने शुरू में बात करी थी, ठीक है, शुरू में क्या बात करी थी कि इसमें 2 पार्ट में ही है। एक तो कम्युनिकेशन वर्बल वाला, यानी कि इसमें आपको व्यवहारिक चीजें सिखाई जाएंगी, और एक है ग्रामेटिकल पोर्शन रिटन वाला। तो हमने इसका पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसके ग्रामेटिकल पार्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो, देखो ग्रामर को स्टार्ट करना है ना, तो आपके जो सिलेबस में पहले तो वो देखते हैं, वही देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या होता है अब देखो, ये आपने देखा पूरी स्लाइड इंग्लिश में, क्यों है इंग्लिश में स्लाइड। अब आप
थोड़े से यूज टू हो चुके हो चीज़ों को, क्योंकि मैं बोल भी बहुत शब्दों को इंग्लिश में रहा हूँ, साथ में हिंदी भी बोल रहा हूँ, मेरी स्लाइड्स भी हिंदी में भी, अब इंग्लिश में, क्योंकि अब थोड़े अपने ग्रामर पढ़नी है तो उसको थोड़ा सा अब यार इंग्लिश ग्रामर को तो थोड़ा सा इंग्लिश में ही देख सकते हैं, बाकी तो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब ये कोई नई चीज़ थोड़ी है कि भाई स्पीच की, यानी कि किसी भी बात कोई भी हम बात कर रहे हैं उसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सेंटेंस, दीज आर 8 प्राइमरी कैटेगरीज। जिस तरह से घर बनाने के लिए ईंट यूज होती हैं, उसी तरह से कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए इंग्लिश का हमारे ये 8 तरह की ईंट यूज होती हैं। ठीक है, इन 8 तरह की ईंटों को, 8 तरह के कंपोनेंट को लगा दिया तो हमारा घर तैयार हो जाएगा। ये क्या है सर? सबसे पहले नाउन। ये ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो आपने कभी सुनी नहीं हो। नाउन मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा, है ना? क्या होता है? नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के या भाव के आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन सबको पता है। जैसे टीचर हुआ, नाम एक पद का हो गया, लंदन हुआ देश का नाम हो गया, ऑनेस्टी हो गया एक भाव हो गया। ठीक है, ऐसे ही प्रोनाउन क्या होते हैं? वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन्स टू अवॉइड रिपीटेशन। ऐसे शब्द जो नाउन के जगह पे यूज होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, ताकि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। जैसे ही, दे, इट, और भी है, जस्ट एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, फिर आती है वर्ब। वर्ब हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग एक्शंस और स्टेट्स ऑफ बीइंग। किसी कार्य को करना या होने की स्थिति को ही क्रिया कहते हैं, जैसे भागना, खाना, होना। एडजेक्टिव, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइड नाउन्स, यानी कि संज्ञा यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषताएं बताए उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। जैसे ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, कितना लंबा है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। ऐसे ही एडवर्ब, वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स एडजेक्टिव टू अदर एडवर्ब्स, मतलब वर्ब को ही मॉडिफाई करके अलग बना दे या उसकी विशेषता बता दे तो एडवर्ब। कि मैं चल तो रहा हूं पर तेज तेज चल रहा हूं, मैं खा तो रहा हूं पर धीरे धीरे खा रहा हूं। तो खाना क्रिया हो गई लेकिन उसमें धीरे धीरे ऐड कर दिया मैंने। चलना क्रिया हो गई पर तेज तेज ऐड कर दिया, क्या हो गई मेरी? एडवर्ब हो गई साहब। प्रीपोजिशन, नाम में देख लो, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। ऐसे छोटे शब्द जो किसी शब्द से पहले लग के उसके अर्थ को या अर्थ में कुछ अमूलचूल परिवर्तन या उसके अर्थ को, सेंस को बदल दें। वर्ड शोइंग रिलेशनशिप विद टाइम, प्लेस और डायरेक्शन, जो कि जनरली ऐसे वर्ड होते हैं जो टाइम के, प्लेस के या डायरेक्शन के साथ अपनी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे पढ़ेंगे ना इन, ऑन, एट, अभी डिटेल में पढ़ लेंगे आगे। कंजक्शंस, कंजक्शंस क्या होते हैं? वर्ड्स दैट कनेक्ट टू अदर वर्ड्स और फ्रेजेस। ठीक है, ये इसका मतलब दो चीजों को जोड़ने वाले शब्द हो गए, कंजक्शन, कंजक्ट कर दिया। जैसे एंड, बट, बिकॉज हिंदी में बोलते हैं अच्छा राम वहां चला गया था और फिर वहां से जाके वो खाना खा के आ गया। तो एक सेंटेंस ये था राम चला गया फिर उसने खाना खाया, उनको जोड़े कैसे? एंड लगा दो। बट तुम टाइम से तो आ गए यार लेकिन क्लास तो खत्म हो गई। तुम टाइम से तो आ गए एक वर्ड है, क्लास खत्म हो गई एक वर्ड है, लेकिन मैंने बीच में बट लगा दिया, कंजेक्ट कर दिया, नहीं दोनों को ऐड कर दिया। कंजेक्शन मतलब दो चीजों के बीच की कड़ी। इंटरजेक्शन, वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ऐसे शब्द जो एक बहुत ही अच्छी भावना को व्यक्त करने के लिए यूज होते हैं। जैसे वाओ, खूबसूरत किसी को देखते हैं, जैसे हम कहीं पहाड़ पे घूमने गए, कोई बहुत अच्छा व्यू देखा, कोई बहुत वाओ, ये वाला भाव, आंखें खुली हैं, मुंह खुल गया, वाओ, या कुछ हो जाता उप्स, वो वाले जो भाव है ना वो इंटरजेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के जो पार्ट हैं 8 तरह के अपन ने देख लिया। अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अच्छा, वैसे होता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये तो अपन ने देख लिया कि उसका वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑन देयर यूज इन अ सेंटेंस। ऐसे शब्द जिसको किसी सेंटेंस में यूज करना है उसके लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तुम देख लो ना, स्पीच मतलब बोलना, पार्ट्स मतलब उसके टुकड़े। तो अलग अलग कि कहाँ आर्टिकल्स यूज होंगे, कहाँ प्रीपोजिशंस यूज होंगे, कहाँ नाउन यूज होंगे, कहाँ प्रोनाउन यूज होंगे, यही सब तो बातें हैं। रेन एंड मार्टिन तो सबसे अच्छी जो इंग्लिश की जो ये हैं, इनका
इनकी परिभाषा है ना, इनकी डेफिनेशन है। नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं, नाउन की भी बात कर रहे थे हम। नाउन क्या होती है जी? A noun is a word used as the name of a person, place, thing और quality। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन बोलते हैं। नाउन कितनी तरह की होती है? सबसे पहले आती है प्रॉपर नाउन। अच्छा, नाम में ही प्रॉपर, आप ऐसे मत बोलना इसकी भी हिंदी, फिर वो हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, है ना, उस चीज का कोई फिर मतलब नहीं रह जाता। चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होती है? नेम्स ऑफ द स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस। किसी स्पेसिफाई यानी कि विशेष व्यक्ति के या प्लेस आदि के नाम को प्रॉपर नाउन। जैसे संकल्प किसी का नाम है, आरोही किसी का नाम है। कॉमन नाउन क्या होती हैं? तो जनरल नेम हो गए, जैसे स्कूल, आपको जरूर थोड़ी है कि स्पेसिफिक स्कूल होगा, स्कूल तो बहुत सारे, हर स्कूल को हम स्कूल बोलते हैं ना, उसका नाम अलग हो सकता है, ठीक है। बेंच। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? जो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करे। ग्रुप्स को कैसे कर रही है? आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एक सोल्जरों का ग्रुप है जिसको हम आर्मी बोल रहे हैं। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट से मिलके क्लास बनी है। एक स्टूडेंट होता तो कॉमन नाउन, बहुत सारे स्टूडेंट है तो कलेक्टिव। नाम में आ रहा है ना कलेक्टिव, सबको कलेक्ट कर लो, सबको समूह में ले लो, इसलिए कलेक्टिव नाउन हो गई। फिर आती है मटेरियल नाउन, यानी कि किसी चीजों के नाम, यानी कि मटेरियल मतलब सबस्टेंसेस के नाम, जैसे वुड हो गई, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। ऐसे ही क्या हो गया साहब? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि अमूर्त, ऐसी चीजें जो सिर्फ क्वालिटी को या उसकी स्टेट को दिखा रही हैं, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो अमूर्त है, कोई जिंदा इंसान व्यक्ति नहीं है। पंचुअलिटी, ठीक है, टाइम पे जो पंचुअल होते हैं ना, समयबद्ध, समय के पाबंद। तो ये नाउन के बारे में हो गई। नाउन के अपने टाइप्स पढ़ लिए, ये हो गया। प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? जैसे, ऐसे समझो। श्यामलाल इज अ फार्मर, ठीक है, ही ग्रोज ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ठीक है। यहां मैंने कहा कि श्यामलाल एक किसान है, ठीक है, तो मैं यहां ऐसे भी तो लिख सकता था इस ही की जगह पे वापस, कौन? श्यामलाल या श्यामल ग्रोज ऑर्गेनिक वेजिटेबल। अब मैं अगर बार बार ये लिखूंगा श्यामल एक किसान है, वो श्यामल ही ये करता है, श्यामल ही वो करता है, श्यामल ये करता है, तो एक ही शब्द बार बार रिपीट होगा जो कि सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने श्यामल को रिप्लेस करके क्या लिख दिया यहाँ पे? ही। तो यहाँ ही ना रिप्रेजेंट श्यामल को ही कर रहा है कि श्यामल एक किसान है, वह ऑर्गेनिक सब्जियां उगाता है, वह कौन? श्यामल। तो जिस नाउन की जगह पे जो ये वर्ड आया ही, यही तो प्रोनाउन है। नाउन की जगह पे आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। कितने तरह के हो सकते हैं प्रोनाउन? सबसे पहले आएगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब खुद के बारे में बात कर रहे हैं। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, शी मतलब वह, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दिस, दैट, दीज, ये, वो, ये। रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएंगे? हु, कौन, हुज, किसका, विच, किसका, किसकी। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, देखो नाम में इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब हम किसी की इंटेरोगेशन करते हैं ना। इंटेरोगेशन मतलब किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हु कौन था, क्या था, कैसा था। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि ईच, हर एक को, इधर को मतलब किसी को भी, नीदर को मतलब किसी को भी नहीं। फिर आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माई सेल्फ, मैं खुद, हिमसेल्फ, वह खुद। फिर आते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि कोई डेफिनेट नहीं है, पता ही नहीं, जैसे सम मतलब कुछ, कुछ में कितना होता है यार, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, एक खड़ा है, दो खड़ा है, 50 खड़े हैं, तुम कुछ किसको बोलते हो? कोई पता नहीं है, जिनको गिन नहीं रहे हम, गिन नहीं सकते, इंडेफिनेट। मैनी, अरे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे का क्या मतलब होता है? 10 को मैं बहुत सारे बोलूं, 50 को बहुत सारे बोलूं, आई डोंट नो कितने बहुत सारे। नन, कोई भी नहीं है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल क्या होता है? ईच अदर, वन अनदर, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, वही जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी, व्हाट, वो जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, आश्चर्यवाचक चिन्ह, जिससे हम अपने इंटेंस भाव प्रकट करते हैं, है ना। तो ये अपने प्रोनाउन की कहानी हो गई। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसे वर्ड
जो नाउन की और प्रोनाउन की विशेषताएं बताए, सॉरी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उन्हीं को एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। जो क्वालिटीज बता रहे हैं नाउन की या प्रोनाउन की, कितने तरह के होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे चाइनीज डिश, डिश तो है पर वो चाइनीज है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, अच्छा है, बुरा है, अमीर है, गरीब है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, किसी चीज की क्वांटिटी की विशेषता बता रहे हैं, जैसे मच बहुत जाता है, लिटिल थोड़ा है, ऑल मतलब सब। न्यूमरल एडजेक्टिव भाई किसी को गिनती या नंबर को यूज करके किसी की विशेषता बता दें, जैसे एक दो, मैं फर्स्ट आया, ये क्लास में लास्ट आया, ये थर्ड आया, है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट अभी अपन ने पढ़े थे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच एवरी। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, विच हुज, जो अभी अपन ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे कि जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, जिसमें किसी से पूछने का भाव उत्पन्न हो रहा हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चले। अब अपन थोड़ा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर का क्या मतलब है यार, जैसे हम पढ़ते आए ना, ये जो सेंटेंस है उसमें अलग अलग तरह के सब्जेक्ट होगी, वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ये सब होंगे। तो किस क्या स्ट्रक्चर से मिलके बना है, या किसी भी चीज से अपना सेंटेंस बन जाता है, ऐसा भी नहीं होता, है ना। चलो देखते हैं। अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट एक्सप्रेस अ फुल थॉट एंड टिपिकली फॉलोज ए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव इन दिस ऑर्डर। यानी कि इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा राम goes to स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो इसमें मेरे लिए राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। गोज मतलब जाता है, क्या हो गई मेरे लिए, वर्ब। स्कूल क्या हो गया मेरे लिए, ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस को जो फ्रेम करेंगे उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो यही होगा, जिसके अंदर मेरा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। अरे स्कूल तो जा रहा है, कौन जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है, तो राम मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। प्रिडिकेट द पार्ट कंटेनिंग द वर्ब दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट टू सब्जेक्ट। अरे इसके अलावा ऐसी चीज जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रही है कि राम स्कूल को क्या कर रहा है, भाई स्कूल के लिए जा रहा है, गोज वर्ब। टाइप सेंटेंस के डिक्लेरेटिव हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव मतलब पूछना, इंपरेटिव हो सकते हैं मतलब किसी की आज्ञा का पालन करना, किसी को नसीहत देना, है ना, किसी को एडवाइस करना। ठीक है, तो ये बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। आगे चले, देखो जो वर्ब टेंस है ना, अभी टेंस को अभी हम डिटेल में थोड़ी देर में एक पूरे टॉपिक पे पढ़ेंगे, है ना। अभी टेंस को ऐसे मान के चलो, तीन तरह के टेंस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं अभी डिटेल में हम आने वाले हैं, पहले से अगली वाली स्लाइड देखेंगे। एसेंशियल रूल्स एंड मैकेनिक्स, है ना। अब तुम्हारे जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये वाला जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला हुआ, है ना, पंक्चुएशन वगैरह हुआ, ये सब चीजें। पंक्चुएशन क्या होता है, जो अपन मार्क्स लगाते हैं, जैसे इसको क्या बोलते हैं, 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 है ना। एक को क्या बोलते हैं, जैसे इसको अपोस्ट्रोफिक बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा हो गया, कॉलन, सेमी कॉलन, है ना, कॉलन हो गया, ये सेमी कॉलन हो गया। यही आपके पंक्चुएशन मार्क हैं, जैसे राम, फिर अगर मैं कॉमा लगा दूं, श्याम, ये जो इनको सेपरेट कर रहा है यही कॉमा है। ठीक है, ऐसी कॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, किसी भी मुझे कोई भाव प्रकट करना है तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक है मेरे पास सब्जेक्ट, मैंने लिखा राम, फिर मैंने लिखा गोज, फिर मैंने लिखा टू, फिर मैंने लिखा स्कूल। ठीक है, मेरे पास यहां राम हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट के हिसाब से मेरी वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए, कौन सी फॉर्म आनी चाहिए बताओ। मुझे पता है ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो मैं इसमें डू या डज का यूज करता हूं।
अगर ये इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होता। समझ में आ रहा है? अब ये राम सिंगुलर है प्लूरल है? एक ही इंसान है तो क्या होगा? सिंगुलर। इस हिसाब से मैंने जो मेरी वर्ब थी उसमें एस या ई एस यूज किया। अच्छा, सेम सेम सेंटेंस को मैं ऐसे लिख रहा हूं, राम के साथ एक और आ गया, अब राम एंड श्याम। ठीक है, अब क्या, अभी भी मैं गोज ही लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा गो टू स्कूल। बस यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट के हिसाब से मेरी वर्ब में क्या चेंज हुआ। जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो मेरी वर्ब में एस या ई एस लगा, है ना, ये ग्रामेटिकल रूल है। ऐसे ही जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल था, राम और श्याम दो हो गए, तो मेरी वर्ब में ऐसा ई एस का यूज नहीं हुआ। तो मेरी वर्ब किसके हिसाब से चेंज हो रही है? सब्जेक्ट के हिसाब से। इसी को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी जब हम टेंस देखेंगे ना तो उसमें इससे भी ज्यादा क्लियर होगा। उसमें हमें ये क्लियर होगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज करना कैसे, जब आप उसमें हेल्पिंग वर्ब देखोगे, है ना, जब आप उसमें मेन वर्ब देखोगे, है ना। ये बेसिक समझ में आया? कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस। अभी जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे थोड़ी देर पहले तो उसमें प्रीपोजिशन आया था। अब देखो, इन सब चीजों को जो ऐसे रटेगा वो करेगा तो वो क्या भूल जाता है। इसके नाम में देखो, नाम में आ रहा है प्री। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पोजीशन मतलब उसकी स्थिति। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी वर्ड्स के पहले उसकी स्थिति को बताते हैं, उसकी पोजीशन को बताते हैं, उन्हीं को तो प्रीपोजिशन बोलेंगे। कि क्या कर रहे हैं, कितने तरह के हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, आओ देखते हैं। ठीक है, दीज टेल यू द पोजिशन लोकेशन ऑफ समथिंग। जैसे इनका मतलब अंदर। जैसे किसी बड़ी चीज के अंदर, आई एम इन दिस रूम, यू आर इन द क्लासरूम, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन। ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं इसके ऊपर बैठा हूं, किसी चीज के ऊपर लेकिन मैं टच कर रखा हूं तो मैं इसको ऑन यूज करूंगा। एट, किसी स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन की बात करूंगा, अरे आप कहो आई एम एट द मॉल, यानी मैं मॉल में हूँ, एग्जैक्ट कहाँ हूँ वो नहीं पता, बस मैं मॉल में हूँ। आई एम एट द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में एग्जैक्ट कहाँ हूँ नहीं पता। आई एम एट द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। आई एम एट द कोचिंग, एट यूज कर लिया। अब ऐसे ही अंडर मतलब नीचे, बिटवीन मतलब दोनों के बीच में, बिहाइंड मतलब पीछे। ठीक है, ऐसे टाइम के लिए अगर मैं यूज करूं तो इनका क्या मतलब हो जाएगा? एग्जैक्ट टाइम, आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट के अंदर आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। या मैं किसी ईयर के बारे में बात करूं, अरे आप कब बॉर्न हुए थे? आई बॉर्न इन 1990 ये। ठीक है, या 2004। या कोई मैं अगर ईयर यूज करूंगा तो इनका यूज करूंगा। ठीक है, ऐसे ही ऑन स्पेसिफिक डेज पे। अच्छा, एग्जाम कब है? माई एग्जाम इज ऑन मंडे, माई एग्जाम इज ऑन ट्यूसडे, तो किसी भी वीक के नाम से पहले क्या लगता है? ऑन। ऐसे ही एट का यूज करते हैं टाइम से पहले, अरे कितने बजे एग्जाम है? माई एग्जाम इज एट 9 AM, तो टाइम से पहले लग जाएगा एट। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट चले, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? टू मतलब हेडिंग टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब क्या, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं। टू क्या दिखा रहा है? टू क्या दिखाएगा? हेडिंग टुवर्ड्स मतलब किधर जा रहा हूं। जैसे आप, ये आप खड़े हो, आपको इस दिशा में जाना है, जो आपकी मंजिल है, तो आप इसकी तरफ जा रहे हो तो आप टू लिखोगे। आई एम गोइंग टू, चाहिए स्कूल है तो स्कूल, कोचिंग है तो कोचिंग। ठीक है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। अक्रॉस, मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, अक्रॉस करना है। जैसे मुझे एक नदी है, मुझे रोड पार करना है तो मैं इसको अक्रॉस बोलूंगा, एक पार से दूसरी पार जाना। नदी क्रॉस करनी है साहब, तैर के कर रही है तो भी इसको मैं अक्रॉस बोलूंगा। किसी चीज के एक पार से दूसरी पार जाने को हम अक्रॉस बोलते हैं। ठीक है, थ्रू, मूविंग विद इन एनक्लोज स्पेस फ्रॉम एंड टू अनदर एंड, ड्राइव थ्रू द टनल। ठीक है, थ्रू का मतलब ये होता है कि इसको भी पार करना है लेकिन उसके अंदर। जैसे मान के चलो आप ट्रेन में बैठे हो, आगे एक टनल आ गई बहुत बड़ी, तो आप इस टनल को कैसे पार कर रहे हो? आप चल भी रहे हो ट्रेन में और टनल के अंदर से निकल के फिर बाहर निकल गए, तो आपने इस टनल को थ्रू कर दिया। थ्रू मतलब इसके अंदर होके गए हैं आप, इसके ऊपर होके नहीं गए, इसके नीचे इसके अंदर होके गए, तो ये क्या हो जाएगा? थ्रू। थ्रू प्रोपोजिशन समझ में आया? ठीक है, ओके, नेक्स्ट चले। एंटीसीडेंट्स, ये देखो ये क्या होती है?
द टर्म एंड इसका एंटे का मीन्स होता है पहले। नाउन यूजुअली अपीयर्स बिफोर द प्रोनाउन, जैसे रीता लॉस्ट हर पेंसिल, रीता लॉस्ट हर पेंसिल, तो जो हर किसको स्पेसिफाई कर रहा है, रीटा को, है ना, तो यही ये है। ठीक है, एग्रीमेंट क्या कर सकते हैं हम इसका, प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटेसेडेंट इन नंबर, सिंगुलर है प्लूरल है, जैसे अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा था, काइंड ऑफ। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हो, द डॉग चेज्ड इट्स टेल, किसकी टेल, इट्स मतलब डॉग की टेल, तो डॉग हो गया नाउन। ठीक है, ये डॉग को रेफर कर रहा है। ठीक है, इसको कब लगाते हैं, प्लेस बिफोर एंड, मतलब वो सबसे पहले लगाते हैं, जैसे ये यहाँ रेफर करेगा कि डॉग कब आ रहा है, इट्स कब आ रहा है ना, इट समटाइम्स रेफर टू एज द पोस्टसेडेंट। ठीक है, पोस्ट का मतलब उसके बाद में। आसान है, नेक्स्ट चले। अब आते हैं हम आर्टिकल पे। आर्टिकल्स क्या होते हैं, अरे जिसको आप एन दे बोलते हो वही तो आर्टिकल्स होते हैं। देखो तीन होते हैं, देखो इसको बेसिक से समझ लो, ए एन द, तीन आर्टिकल हो गए। बस ये ध्यान रख लो कि इनके यूज कब कब होते हैं। अच्छा, हमारी इंग्लिश में कितने वोवल होते हैं, कितने वोवल होते हैं इंग्लिश में, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। तो जिन शब्दों से पहले ये 5 वोवल आ रहे हैं, जिनको स्वर बोलते हैं इंग्लिश के वर्ड में, या उनका उच्चारण यानी कि उनकी प्रोनाउंसिएशन भी आ रही है, तो हम एन यूज करेंगे। ठीक है, और जितने भी कॉन्सोनेंट बच गए जिनको हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, उसके सामने हम ए यूज करेंगे। और कोई स्पेसिफिक चीज है ना, मतलब कोई बहुत ही यूनिवर्सल चीज है, कोई ऐसी दुनिया में एक है या स्पेशल है, बहुत ही वीआईपी चीज है, उसके लिए हम द यूज करेंगे। ये सिंपल सा फंडा है, देख भी सकते हैं कैसे। ये देखो, द डॉग बार्क्ड, अभी आप कहोगे कुत्ता तो यार इसके आगे ए लगना चाहिए था, अरे जिस हम स्पेसिफिक डॉग की बात कर रहे हैं उसके लिए द का यूज किया है। ठीक है, द का जैसे द सन, द अर्थ, द मून, एक ही है सन, एक ही है अर्थ, है ना, ऐसे ही। जैसे जैसे हाउस के आगे लगाना, हाउस तो कितने भी हो सकते हैं, तो अ हाउस, क्योंकि ये इसके आगे कॉन्सोनेंट आ रहा है, यूजर में यू आ रहा है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन, अब आप तो कहोगे अरे यू तो इसमें भी है, तो इसके आगे तो एन लगना चाहिए, लेकिन यू की जो मैंने बोला ना प्रोनाउंसिएशन यो से हो रही है, लेकिन यो तो व्यंजन होता है, इसलिए इसके आगे ए लगेगा। एप्पल, ए आ गया ना, ए के आगे एन लग गया। आर, आर के आगे एन क्यों लगा, इसमें तो सर एच आ रहा है, ए आई यू आते हैं तभी तो एन लगता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, अ से, आ क्या है हमारा, वोवल है, वोवल को क्या बोलेंगे हिंदी में, स्वर, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया। इन चीजों का ध्यान रखना। इसमें यू होते हुए भी हमने ए यूज किया है आर्टिकल में, इसमें एच होते हुए भी हमने एन यूज किया है। इस बेसिस पे, इसकी प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे कि इसकी जो प्रोनाउंस करते हैं वो वोवल बन रहा है या कॉन्सोनेंट बन रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो ये लगभग लगभग ग्रामर के पोर्शन पूरे हो गए। एक आपके में स्पेशल टॉपिक ये है पीबी का, है ना, करिकुलम वाइट वाला, जो अपन ने शुरू में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। पहले समझते हैं ये है क्या, है ना। ये सब लिख रहा है, ये आपको सब नोट्स मिल जाएंगे, पर समझना बहुत जरूरी है। अपन समझते हैं कि है क्या, हमको क्यों पढ़ना है। देखो, ये होता क्या है, सीवी कुछ नहीं होता, एक पीस ऑफ पेपर है ना, एक पीस ऑफ पेपर है, हम इसको बनाते हैं ऐसे। ठीक है, आपका पेज मान लो एक, इसके ऊपर मैं लिख दूंगा सीवी, ठीक है, करिकुलम वाइट है। इसकी यहाँ आपकी होती है बेसिक इंफॉर्मेशन पहले तो, ठीक है, आपके गोल, आपके एकेडमिक्स, है ना, आपके एक्सपीरियंसेस, हॉबीज, और फिर थोड़ा सा मिसलिनियस। ये देखो, ये ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट नहीं, मैंने एक आपको एक बहुत ही रॉ सी बात बताई है कि करिकुलम में सीवी होता क्या।
आप नौकरी करने जाओगे तो आप उसको कैसे बताओगे कि आपने जब से पढ़ाई स्टार्ट की है और अब तक क्या किया, आप हमारे लिए किस तरह से उपयुक्त हो। आपको कहाँ आपने काम किया है, आपने कहाँ पढ़ाई की है, किस स्कूल से पढ़ाई की है, कितनी परसेंटेज बनी है, आप किस कॉलेज से पढ़े हुए हो, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी डिटेल क्या है, आप आप क्या योग्यता रखते हो, क्या आप हमारे इस काम के लिए जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो क्या योग्यता रखते हो, ये सब चीजें, इसी को हम सीवी बोलते हैं। मतलब आपकी अकेडमिक्स का लेखा जोखा, दैट इज कॉल्ड सीवी। ठीक है। अब जैसे इसके बारे में अब थोड़ा एग्जाम के हिसाब से देख लेते हैं, ये तो बेसिक सा हो गया। लिखना कैसे है, राइटिंग एन इफेक्टिव करिकुलम, वाइट रिक्वायर्ड से क्लियर स्ट्रक्चर, एक तो स्ट्रक्चर इसका क्लियर होना चाहिए, कंसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए, फोकस ऑन अचीवमेंट, टेलर टू द स्पेसिफिक रोल। ए सीबी शुड बी टिपिकली टू एक दो पेजेस। देखो सीबी एक पेज का हो, दो पेज तक ठीक है, ये नहीं किताबें लिख दें, आप तो पूरी कहानी लिख रहे हो कि मैंने कॉलेज में ये किया वो किया, शॉर्ट में लिखना पड़ता है ना। एक फॉर्मेट देख लेंगे, स्ट्रक्चर्ड विद क्लियर हेडिंग्स, कोई भी आप चीज लिख रहे हो तो उसकी हेडिंग बताओ, उसमें बस शॉर्ट में जानकारी देनी है, उसमें पूरी कथा नहीं लिख देनी अपने को, है ना। एंड यूज रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, आपने लास्ट में मान के चलो बीएससी की है तो सबसे ऊपर बीएससी आएगी, उससे पहले ट्वेल्थ की थी फिर ट्वेल्थ आएगी, उससे पहले टेंथ की थी टेंथ आएगी, ऐसे चलना है। ऐसे नहीं पहले टेंथ फिर ट्वेल्थ फिर ये बीएससी, आप और एमएससी कर लोगे तो ये इसके ऊपर आएगी, तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। सेम एजुकेशन में तो सेम, एक्सपीरियंसेस में पहले आप किसी कंपनी में काम करते थे, अब किसी में करते हो, अब किसी में करते हो, तो ये ऐसे आना चाहिए, लेटेस्ट किस में कर रहे हो। ठीक है। कैसे करते हैं, एसेंशियल क्या है, एसेंशियल क्या चीज़ है, एक तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मान के चलो आपने जहाँ पे भी अप्लाई किया उसको आपकी योग्यता अच्छी लगी तो आपसे संपर्क कैसे किया, आपको बुलाएगा कैसे ना, उसको नाम ही पता है बस आपको, तो उसमें फोन नंबर ईमेल एड्रेस है ना, आपका घर का लिंक्डइन प्रोफाइल कुछ तो हो जिससे वो आपसे बात कर पाए कि हाँ भाई आपके ठीक लगे आप आ जाओ। आपकी प्रोफेशनल समरी भी होनी चाहिए, है ना, कि आप प्रोफेशनली किस तरह से अपने मतलब आपके पास ऐसे क्या स्किल है, आपके पास इस क्षेत्र में ऐसा क्या एक्सपीरियंसेस है कि आप हमको बेनिफिशियल हो जाओगे। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंसेस, आपने कहाँ काम किया, कितना काम किया, कैसा काम किया, वो सब के बारे में होना चाहिए। एडुकेशन, आपने क्या डिग्री ले रखी है, किस इंस्टीट्यूट से ली है, क्या आपके ग्रेड आए, कब आप पास आउट हुए, उन सब की डिटेल होनी चाहिए। स्किल्स, अब हार्ड स्किल क्या है, मतलब आपने कहाँ काम किया, सॉफ्ट स्किल्स क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन एज ए सॉफ्ट स्किल, बातचीत करने का तरीका, ग्रुप में रहने का तरीका, मास कम्युनिकेशन, सच है सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज आपको कितनी आती है ना, स्पेसिफाइड है आपकी टेक्निकल एबिलिटीज क्या है, तो ये सब आपके सीवी का हिस्सा है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आपका एक इफेक्टिव सीवी बनेगा, आप जिस भी एम्प्लॉयर को दोगे तो आपके हायर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका सिलेबस पूरा हो गया, बस आपकी एक टेंस वाली चीज़ रहेगी। ठीक है, जो हमने कहा थोड़ी देर में देखेंगे, एक बार टेंस देख लेते हैं, क्योंकि टेंस का अपन ने बेसिक्स भी देख लिया तो अपने सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट और लगभग लगभग पूरी ग्रामर आ जाएगी। ठीक है। क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट टेंस के भी चार टाइप हो गए, पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। सेम यही कहानी किसके साथ है, पास्ट के साथ, आ जाओ पास्ट में भी, पास्ट सिंपल या जिसको पास्ट इंडेफिनेटिव बोल सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। सेम यही कहानी आ जाएगी फ्यूचर के साथ, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या है ये टेंस, क्या होते हैं समझते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट का मतलब जो हो चुका, फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है। प्रेजेंट के भी चार तरीके कैसे हो सकते हैं, इनका क्या मतलब है। प्रेजेंट सिंपल मतलब ऐसा कोई भी काम जो अभी प्रेजेंट में तो हो रहा है लेकिन बहुत ही बेसिक है, जैसे बहुत ही हैबिचुअल सा काम है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, सिंपल सी बात है। मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, हम पढ़ते हैं। बिल्कुल प्रेजेंट में है लेकिन सब सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसा कोई काम जो हो तो प्रेजेंट में रहा है लेकिन वो कंटिन्यूअस है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, पंखा घूम रहा है, मैं लिख रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा कोई काम जो जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। नहीं नहीं मैं नाश्ता कर चुका हूँ, नहीं नहीं मैं पढ़ा चुका हूँ, कि मतलब पढ़ा चुका हूँ मतलब जस्ट अभी पढ़ा के हटाई हूँ। ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में अभी जस्ट कंप्लीट हुआ ही है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, जिन शब्दों क्लास में चुका है चुकी आ जाए, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसा कोई भी काम जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था लेकिन अभी प्रेजेंट तक चल रहा है। जैसे मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये काम 2 घंटे पहले स्टार्ट किया था लेकिन मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो है ये प्रेजेंट में लेकिन स्टार्ट हुआ था पास्ट से, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सेम केस है पास्ट के साथ। पास्ट सिंपल, मैं कल वहां गया, कल मैं वहां गया था, ठीक है, कल मैंने खाना खाया था, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, कल मैं खाना खा रहा था। पास्ट परफेक्ट, कल मैं खाना खा चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका भी वो हो जाएगा कि जैसे इसको बोल रहा ना, मैं पिछले 2 घंटे से, ऐसे में पिछले कल 2 घंटे से पढ़ा रहा था, उस तरह से। ठीक है, सेम फ्यूचर सिंपल में, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं पढ़ूंगा, कल मैं पढ़ रहा होऊंगा, कल मैं पढ़ चुका होऊंगा, कल मैं, इसका हिंदी में मतलब ऐसा इसका वैसे कोई रेफरेंस नहीं आएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम उसको बोले कैसे, लेकिन टेंस टेंस के हिसाब से ठीक है, लेकिन इसके जनरल जो अपनी आम जीवन है उसमें इस टेंस का यूज नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी बात हो जाएगी इसको बोलना ही, कि जो मैंने फ्यूचर में स्टार्ट किया और आगे फ्यूचर तक मैं उस काम को कर रहा हूँ, कल मैं स्टार्ट करके पढ़ा रहा होऊंगा, ऐसे वाला। ठीक है, अब जल्दी से अपन इसकी हेल्पिंग वर्ब्स और देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो, सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट का सिंपल। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू, डज। कॉन्टिन्यूअस की, ये प्रेजेंट ही है, कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, इज, एम, आर। ठीक है, परफेक्ट की क्या होती है, हैज, हैव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, हैज बीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हैव बीन, इन सबको नोट कर लो। हैव बीन ये आ गया तो आपको टेंस आ गया। ठीक है, ये हो गई प्रेजेंट टेंस के लिए। अब अपन बात कर लेते हैं पास्ट टेंस के लिए। पास्ट सिंपल क्या हो जाएगी, डिड। कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगी, वॉज, वर। परफेक्ट क्या हो जाएगी, हैड। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगी, हैड बीन। मैं देखो लिखना अगर समझ में नहीं आए तो मैं बोल भी रहा हूँ ना साथ में, ये वर है जैसे, बोलता भी हूँ तो बोलने पे भी ध्यान रखा करो कि बोल क्या रहा हूँ, है ना। ये इसका हो गया। लास्ट अपनी बची फ्यूचर टेंस। फ्यूचर की क्या हो गई, सिंपल की शैल, विल। कंटिन्यूअस की क्या हो गई, शैल बी, विल बी। ठीक है, परफेक्ट की क्या हो गई, शैल हैव। बोल रहा हूँ ना, इस पर भी ध्यान दे अगर इधर समझ में नहीं आया तो, शैल हैव और
विल हैव, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस की हो गई, हैल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स आप याद रखो, तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो हमने देखो सब सारे टॉपिक्स इसके कवर कर लिए हैं। आप ही सब अपनी उस पर आ जाते हैं, यहीं से स्टार्ट किया था हमने, है ना, इसके यहीं से स्टार्ट किया था ना, देखो आ जाओ, ठीक है। ये सब हो गया, हम पहले चैप्टर पे आ जाते हैं वापस से, है ना। ये रहा। तो देखो, इस तरह से आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है, हर उस एग्जाम्पल को देने की कोशिश की है जिससे आप रिलेट कर पाओ, है ना। आपको प्रोफेशनल, है ना, आपको देसी तरीके से हर तरह से समझाने की कोशिश की है। इस सब को पढ़ने के बाद मैं इतना तो विश्वास कर सकता हूँ कि आपको इसकी एक बहुत ही अच्छी समझ हो गई होगी, है ना। आपको बेसिक्स जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था ना अब तक, वो उसका बहुत कुछ आ गया होगा, आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है, ठीक है। इसके बाद अगर आप किताब भी उठा के देखोगे, आपको सारी चीज़ें हलवा लगेंगी। जिसने पढ़ भी रखा है उसके लिए बहुत अच्छा खासा रिवीजन हो गया। अब आपका एग्जाम है, कभी भी निराश नहीं होना, अपने से बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लेना है, गलत चीज़ें नहीं करनी, मोटिवेशन से ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा रखना है, डिसिप्लिन रहना है और कंटिन्यूस रहना है, मतलब कंटिन्यूटी बना के रखनी है पढ़ाई में, तो आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। माना कि आप स्कूल के बाद पहली बार कॉलेज में आते हो तो हम एक नया एनवायरनमेंट मिलता है, नया परिवेश मिलता है, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको उन चीज़ों को भी करना है, आपको वो उस तरह के अनुभव भी लेने हैं, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई को भी साथ में रखना है। एक सही इंसान, एक आगे बढ़ने वाला इंसान वही होता है जो हर चीज़ में, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो मौज मस्ती करनी हो, चाहे वो पढ़ाई करनी हो, चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, सब में बैलेंस रखता है, यानी कि सब में सामंजस्य स्थापित करके रखता है, वही जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फार्मर्स लव चैनल पे आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इतना प्यार दिया, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, और आपकी डिमांड पे, आपकी जो भी डिमांड है उस तरह के टॉपिक्स लाए जाएंगे, और आपको आगे आने वाली आगामी भर्तियों के लिए भी हम तैयारी कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू।